उसे शुक्रवार की खचाखच भरी भीड़ के सामने नई वेट्रेस के चेहरे पर घुटने से जोरदार वार करना बड़ा मजेदार लगा। लोगों के मोबाइलों ने उस मंजर के हर एक सेकंड को कैद कर लिया और उनकी हौसी नियॉन रोशनी से जगमगाती दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। उन 30 खौफनाक सेकंडों के लिए राघव शर्मा खुद को किसी राजा की तरह महसूस कर रहा था। लेकिन रुतबा लाउंज की यही तो बात है। कभी कभी जिस शांत जमीन पर आप पैर रख रहे होते हैं वह किसी ऐसे इंसान की होती है जो कभी माफ करना नहीं जानता। जब उसने होंठों पर खून लिए सिर उठाया और वह रोई तक नहीं तो पूरे कमरे में मानो सन्नाटा पसर गया। एक ऐसा खौफनाक सन्नाटा जिसका मतलब था कि किसी ने अपनी मौत के परवाने पर खुद ही दस्तखत कर दिए हैं। राघव को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिस आलीशान इमारत के फर्श पर उसने उस लड़की का खून बहाया था उसका असली मालिक कौन था, और वह शख्स ठीक उसी वक्त दरवाजे से अंदर कदम रख चुका था। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है और आप इसका पूरा मजा लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। यह देखना हमेशा बहुत ही शानदार लगता है कि आप सब कहां से हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा कल मेरे पास आपके लिए एक और बेहतरीन कहानी तैयार है जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। चलिए अब वापस अपनी कहानी पर आते हैं। दक्षिण मुंबई के सबसे मशहूर और खौफनाक लाउंज रुतबा में शुक्रवार की एक ठंडी शाम है। चमचमाते बार काउंटर के ऊपर नियॉन लाइटें टिमटिमा रही हैं और लोगों की हंसी और जैज संगीत का शोर व्हिस्की के गिलासों की खनक के साथ मिल रहा है। 24 साल की अंजलि थोड़ी घबराई हुई लेकिन हौसले से भरी आज अपनी पहली शिफ्ट शुरू कर रही है। वह बेहद शांत है, सब कुछ ध्यान से देखने वाली एक छोटे शहर की मासूम लड़की जिसने अपना एप्रन करीने से बांध रखा है। उसकी आंखें बड़ी ही शांति और संजीदगी से उस शोर शराबे का जायजा ले रही हैं। तभी एक बदतमीज ग्राहक उंगलियां चटकाकर उसे बुलाता है। वह जल्दी जल्दी में आगे बढ़ती है और गलती से ग्राहक की आस्तीन पर थोड़ी व्हिस्की गिर जाती है। तभी रुतबा का मैनेजर राघव, जो हट्टा कट्टा घमंडी है और काले रंग की वास्कट पहने हुए है, बार के पीछे से बड़े ही घृणास्पद अंदाज में मुस्कुराता है। क्या तुम मेरे ग्राहकों को डुबाने का इरादा रखती हो डार्लिंग? उसकी बात सुनकर वहां मौजूद भीड़ हंसने लगती है। अंजलि तुरंत माफी मांगती है लेकिन राघव उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देता। वह उसकी कलाई को जोर से पकड़ लेता है। लोगों के मोबाइल कैमरे चालू हो जाते हैं। यही होता है जब हम सड़क चलते लोगों को काम पर रख लेते हैं। और फिर अपनी घिनौनी हंसी के साथ वह पूरी ताकत से उसके चेहरे पर अपने घुटने से वार करता है। वह अपना चेहरा पकड़े नीचे गिर जाती है और लोगों की हंसी अचानक एक असहज सन्नाटे में तब्दील हो जाती है। खून की एक बूंद फर्श पर टपकती है। तभी लाउंज का मुख्य दरवाजा खुलता है। भारी कदमों की आहट गूंजती है। रुतबा का मालिक रणवीर सिंह अंदर दाखिल होता है। लंबा चौड़ा, शरीर पर टैटू बने हुए और बदन पर एक लंबा काला कोट। उसकी नजरें सीधे उसी मंजर पर टिकी हैं। यहाँ क्या हुआ? कोई जवाब नहीं देता लेकिन उसे सब समझ आ चुका है। राघव का मुंह तो खुलता है पर आवाज नहीं निकलती। उसका सारा घमंड पल भर में हवा हो जाता है। रणवीर आगे बढ़ता है। उसका काला कोट सहमे खड़े ग्राहकों को छूता हुआ निकलता है। उसने अभी तक राघव की तरफ देखा भी नहीं है। उसकी पूरी तवज्जो अंजलि पर है जो अब भी घुटनों के बल बैठी है और उसका खून उस चमचमाते लकड़ी के फर्श पर टपक रहा है। रणवीर उसके पास बैठता है। उसका लहजा हैरान करने की हद तक सौम्य है। क्या तुम खड़ी हो सकती हो अंजलि? वह सब्र से पूछता है जबकि अंजलि थरथर कांप रही है। रणवीर अपनी गठीली हथेलियों और टैटू वाले हाथों को आगे बढ़ाकर इंतजार करता है। अंजलि उसका हाथ थाम लेती है। जैसे ही अंजलि खड़ी होती है वहां खड़े सभी लोग उसके चेहरे पर आए जख्म को साफ देख पाते हैं। खून उसकी नाक से बहकर ठुड्डी तक आ रहा है। उसकी बाईं आंख सूज चुकी है। उसका सफेद कुर्ता पूरी तरह खराब हो चुका है। रणवीर का जबड़ा गुस्से में भिंच जाता है। मेरी तरफ देखो, वह बहुत धीमी आवाज में कहता है। अंजलि दया की उम्मीद में ऊपर देखती है लेकिन इसके बजाय उसे उसकी आंखों में एक ऐसी जान पहचान दिखती है जैसे उसने यह सब पहले भी देखा हो। तुमने कुछ गलत नहीं किया। यह कोई सवाल नहीं था बल्कि एक हकीकत थी। मुझसे व्हिस्की गिर गई थी। तुमने कुछ गलत नहीं किया। राघव आखिरकार हिम्मत जुटाकर बोलता है। रणवीर भाई, इसने काम बिगाड़ दिया था। मुंह बंद। सिर्फ 2 शब्द। राघव का मुंह तुरंत बंद हो गया। रणवीर अंजलि का हाथ थामे हुए सीधा खड़ा होता है। वह राघव की तरफ देखने के लिए मुड़ता है
और पूरा कमरा एकदम सुन्न हो जाता है। अमित, इसे अंदर के केबिन में ले जाओ। फर्स्ट एड बॉक्स नीचे वाले दराज में है। अमित तेजी से आगे आता है। जी भाई। अंजलि थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन अमित उसे सहारा देकर अंदर ले जाता है। जैसे ही वह आंखों से ओझल होती है, रणवीर के चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल जाते हैं। वह सौम्यता और फिक्र गायब हो जाती है। अब वहां सिर्फ वह आदमी खड़ा था जिसने खौफ के दम पर अपना साम्राज्य खड़ा किया था। सब बाहर निकलो। भीड़ टस से मस नहीं होती। फोन पर अब भी लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है। मैंने कहा, सबके सब बाहर निकलो। कुर्सियां खिसकने की आवाजें आती हैं। लोग भरे हुए गिलासों को वैसे ही छोड़ देते हैं। 90 सेकंड के अंदर रुतबा पूरी तरह खाली हो जाता है। वहां सिर्फ रणवीर, राघव और एक वेटर रह जाते हैं। तुम दोनों भी बाहर जाओ, रणवीर उस वेटर और दूसरे कर्मचारी से कहता है। वेटर तुरंत भाग खड़ा होता है। अंदर से दरवाजे पर ताला लगा दिया जाता है। राघव अब टूटे हुए कांच और अंजलि के खून के बीच अकेला खड़ा है। रणवीर भाई, सुनिए तो तुमने उसके चेहरे पर घुटने से वार कर दिया। मैं तो बस एक मिसाल कायम कर रहा था। मेरे लाउंज में तुम अपनी औकात दिखा रहे थे। मेरे लाउंज का सिर्फ एक ही नियम है, यहाँ सम्मान कमाया जाता है और उसे बनाए रखा जाता है, लेकिन लाचार लोगों पर अपनी ताकत दिखाकर नहीं। और जब लोग मोबाइल पर वीडियो बना रहे हों, तब किसी औरत के चेहरे पर घुटने से वार तो बिल्कुल नहीं किया जाता। रणवीर उसकी तरफ कदम बढ़ाता है। तुमने सबके सामने रुतबा का नाम मिट्टी में मिला दिया। ऐसा दिखाया जैसे हम इन घटिया हरकतों को बर्दाश्त करते हैं। मैं माफी मांग लूंगा, तुम इससे कहीं ज्यादा भुगतोगे। राघव पीछे हटता है। रणवीर भाई, हम एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं और तुमने इन 3 सालों में कुछ नहीं सीखा। रणवीर अपना काला कोट उतारता है, अपनी आस्तीनें बढ़ाता है, जिससे उसकी बाहों पर बने अच्छे और बुरे वक्त के वो श्वेत श्याम टैटू साफ दिखाई देने लगते हैं। प्रार्थना करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 3 सेकंड हैं। राघव, रुकिए भाई, प्लीज। 3, 2। राघव पिछले दरवाजे की तरफ भागता है। वह मुश्किल से 5 कदम ही चल पाता है कि रणवीर का भारी घूंसा उसकी रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है। राघव जोर से फर्श पर गिरता है, हांफते हुए। उस तगड़ी मार से उसके फेफड़ों की हवा निकल जाती है और वह उसी लकड़ी के फर्श पर बेदम होकर छटपटाने लगता है जहां कुछ मिनट पहले अंजलि का खून बहा था। रणवीर गहरी और संयमित सांसें लेते हुए उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। उसके दोनों हाथ बगल में भींचे हुए थे। उसकी परछाई राघव के बेजान बदन पर किसी कफन की तरह पड़ रही थी। खड़े हो जाओ। राघव खांसते हुए कोहनियों के बल पीछे खिसकने की कोशिश करता है। रणवीर भाई, प्लीज। मुझे नहीं पता था कि आप इस बात को इतना बड़ा बना देंगे। इस बार राघव बात मान लेता है और बार काउंटर का सहारा लेकर खड़ा होता है। ठंडे एयर कंडीशनर के बावजूद उसकी टांगें कांप रही थीं और माथे से पसीना बह रहा था। रणवीर आगे नहीं बढ़ा। वह बस वहीं खड़े होकर राघव को ऐसे देख रहा था जैसे कोई सर्जन ऑपरेशन करने से पहले ट्यूमर की जांच करता है। तुम 3 सालों से मेरे लिए काम कर रहे हो, रणवीर ने बेहद शांत आवाज में कहा। 3 साल, और तुम आज तक यह नहीं समझ पाए कि यह जगह आखिर क्या है। मैं हर रात इस लाउंज को चलाता हूँ। तुम बस यहाँ का स्टॉक संभालते हो और ड्रिंक्स परोसते हो, लेकिन तुम कभी रुतबा का असली मतलब नहीं समझ पाए। राघव की आंखें तेजी से बाहर निकलने के रास्तों को ढूंढने लगीं। वह दूरी का हिसाब लगा रहा था और बचने की आखिरी उम्मीदें तौल रहा था। नहीं, रणवीर ने उसे चेतावनी दी, अगर भागे तो अंजाम और भी बुरा होगा। राघव वहीं का वहीं थम गया। रणवीर बार काउंटर की तरफ बढ़ा और अपने सधे हुए हाथों से व्हिस्की के 2 गिलास भरे। उसने एक गिलास राघव की तरफ खिसका दिया। पियो इसे। राघव ने उस गिलास को ऐसे देखा जैसे उसमें जहर मिला हो। मैंने सोचने के लिए नहीं कहा, पियो। राघव ने कांपते हाथों से गिलास उठाया और एक ही कड़वे घूंट में पूरी व्हिस्की गटक गया। रणवीर ने अपनी नजरों को उससे हटाए बिना अपनी व्हिस्की की एक घूंट धीरे से ली। मेरे पिता ने 1987 में इस लाउंज की शुरुआत की थी, रणवीर ने अपनी गहरी और डरावनी खामोशी से भरी आवाज में कहना शुरू किया। उस जमाने में यह पूरा इलाका एक जंग का मैदान हुआ करता था। हर नुक्कड़ पर ड्रग्स का धंधा होता था और हर गली में लाशें मिलती थीं। पुलिस भी यहां आने से कतराती थी, जब तक कि वे खुद भ्रष्ट न हो या फिर बिल्कुल लाचार। राघव इतना डरा हुआ था कि बीच में टोकने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। मेरे पिता ने रुतबा को एक ही सिद्धांत पर खड़ा किया था, और वह है सम्मान। खौफ नहीं, बल्कि सम्मान। यहां आने वाला शख्स कोई अपराधी हो सकता था, कोई पुलिस वाला, कोई संत हो या फिर कोई पापी।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन इस छत के नीचे आने के बाद आपको हर इंसान की इज्जत करनी पड़ती थी, वरना आप यहाँ कभी वापस नहीं लौट सकते थे। रणवीर ने अपना गिलास एक हल्की सी आवाज के साथ काउंटर पर रख दिया। जब मैं सिर्फ 8 साल का था, तब मैंने एक आदमी को इसी काउंटर पर मेरी माँ को थप्पड़ मारते देखा था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने गलती से उसे गलत ब्रांड की बियर दे दी थी। राघव का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया। मेरे पिता ने न तो कोई शोर मचाया, न ही कोई बहस की। वे सीधे उस आदमी को पीछे के इसी केबिन में ले गए, जहां आज हम दोनों खड़े हैं। और जब वे 20 मिनट बाद बाहर आए, तो वे अकेले थे। वह आदमी उसके बाद कभी दोबारा नहीं दिखाई दिया। उनके बीच पसरा सन्नाटा रूह कोंपा देने वाला था। मेरे पिता ने उस रात मुझसे एक बात कही थी। रणवीर ने अपनी बात जारी रखी। उन्होंने कहा था, बेटा, तुम खौफ के दम पर राज कर सकते हो, लेकिन वह तुम्हें एक जालिम बना देगा। तुम पैसों के बल पर राज कर सकते हो, लेकिन वह तुम्हें गुलाम बना देगा। लेकिन जब तुम सम्मान के दम पर राज करते हो, तब तुम एक ऐसी विरासत बनाते हो जो सदियों तक कायम रहती है। रणवीर थोड़ा और करीब आया और राघव बार काउंटर से और ज्यादा चिपक गया। इसलिए जब मैंने तुम्हें उस बेबस लड़की के चेहरे पर घुटने से वार करते देखा, जब मैंने तुम्हें अपने घटिया घमंड के लिए सबके सामने एक लाचार इंसान को जलील करते देखा, तो मैंने सिर्फ एक मैनेजर को अपनी हदें पार करते हुए नहीं देखा, बल्कि मैंने अपने पिता की दी हुई हर सीख को पैरों तले कुचले जाते देखा है। मुझे माफ कर दीजिए, राघव ने फुसफुसाते हुए कहा। मैं कसम खाता हूं कि फिर कभी ऐसा, तुम सही कह रहे हो, तुम फिर कभी ऐसा नहीं करोगे। पलक झपकते ही रणवीर ने बार काउंटर के पीछे से एक बोतल उठाई जो 20 साल पुरानी एक बेहद महंगी स्कॉच थी, और उसे जोर से काउंटर पर दे मारा। कांच के टुकड़े टुकड़े हो गए। वह कीमती सुनहरी शराब उस लकड़ी के फर्श पर बहने लगी। राघव डर के मारे अपने हाथ आगे कर खुद को बचाने के लिए सिकुड़ गया, लेकिन रणवीर ने उस पर वार नहीं किया। वह बस बोतल के टूटे हुए हिस्से को हाथ में थामे वहीं खड़ा रहा और राघव को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगले ही पल उसके साथ क्या हो सकता है। क्या तुम्हें पता है कि इसमें सबसे घिनौनी बात क्या है? रणवीर ने बेहद शांत आवाज में पूछा। यह मारपीट या हिंसा भी नहीं है। मैंने उन लोगों के साथ इससे भी बुरा सलूक किया है जो इसके हकदार थे। सबसे घिनौनी बात यह है कि तुमने यह सब महज मनोरंजन के लिए किया। तुमने उस बेबस लड़की को सिर्फ इसलिए जलील किया ताकि लोग हंस सकें और तुम खुद को बड़ा साबित कर सको। उसने बोतल के उस टूटे हुए टुकड़े को हाथ से छोड़ दिया और वह फर्श पर गिरकर और भी बारीक टुकड़ों में बिखर गया। यह तुम्हारी कमजोरी को दिखाता है। रणवीर मुड़ा और उस गलियारे की तरफ बढ़ने लगा जहां अंजलि गई थी। राघव ने चैन की सांस ली, लेकिन उसने कुछ ज्यादा ही जल्दी राहत की सांस ले ली थी। रणवीर दरवाजे पर ही रुक गया। उसकी पीठ अभी भी राघव की तरफ थी। अपना सारा सामान समेट लो। तुम्हारे पास अपना लॉकर खाली करने और इस दक्षिण मुंबई इलाके को छोड़ने के लिए सिर्फ 1 घंटा है। अगर मैंने तुम्हें इस इलाके में दोबारा कभी देखा या इस शहर में तुम्हारा नाम तक मेरे कानों में पड़ा, तो जो काम मैंने आज अधूरा छोड़ दिया है उसे मैं खुद पूरा करूंगा। रणवीर भाई, यह मेरी नौकरी है, मेरी पूरी जिंदगी है। रणवीर ने पलटकर अपने कंधे के ऊपर से देखा और राघव को उन काली आंखों में कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने उसकी रगों के खून को जमा कर रख दिया। यह बात तुम्हें तब सोचनी चाहिए थी जब तुमने मेरे फर्श पर उसका खून बहाया था। रणवीर उस गलियारे में गायब हो गया और पीछे तन्हा रह गया राघव, टूटे हुए कांच के टुकड़ों, बिखरी हुई व्हिस्की और अपने जीवन के हर गलत फैसले के पछतावे के साए के बीच। अंदर के केबिन में अंजलि एक मेज के सहारे बैठी थी और अपने चेहरे पर तौलिए में लिपटा बर्फ का टुकड़ा दबाए हुए थी। अमित उसके बेहद करीब खड़ा था, जो उसके बहते खून को लगभग साफ कर चुका था। तभी दरवाजा खुला। रणवीर ने अंदर कदम रखा और अमित बिना वक्त गंवाए वहां से बाहर चला गया। अब केबिन में रणवीर और अंजलि अकेले थे। दर्द कैसा है? उसने पूछा। बर्दाश्त के लायक है। तुम्हारी नाक नहीं टूटी है, आंख सूज जाएगी, लेकिन तुम ठीक हो जाओगी। प्रिया ने बर्फ की थैली नीचे की और अपनी एक आंख से उसे ध्यान से देखने लगी। ठीक है, आपने उसके साथ क्या किया? वही जिसका वो हकदार था। यह कोई जवाब नहीं हुआ। विक्रम के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई, बस नाम मात्र की। वह आज रात ही शहर छोड़ रहा है, तुम उसे फिर कभी नहीं देखोगी। प्रिया ने इस बात को समझा। फिर उसने वह सवाल पूछा जो उसके अंदर तब से सुलग रहा था जब से उसने कमरे में कदम रखा था। क्यों? क्यों? क्या क्यों?
मेरा बचाव क्यों किया? आप तो मुझे जानते भी नहीं। विक्रम काफी देर तक खामोश रहा, फिर बोला, क्योंकि किसी को मेरी माँ का भी बचाव करना चाहिए था। वे शब्द उनके बीच हवा में तैरने लगे, बिल्कुल सीधे, बिना सोचे समझे, विक्रम की उम्मीद से कहीं ज्यादा सच्चे। प्रिया ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। उसके टैटू और सख्त चेहरे के पीछे छिपे किसी गहरे घाव को टटोलने की कोशिश की। आपकी माँ, उसने धीरे से कहा। यह कोई सवाल नहीं था, बल्कि एक एहसास था। विक्रम का जबड़ा भींच गया। वह इस तरह खुलकर किसी के सामने आने का आदी नहीं था, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जिससे वह अभी अभी मिला हो। यह बहुत पुरानी बात है, उसने बिना किसी भाव के सपाट आवाज में कहा, जैसे उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश कर रहा हो जिसे उसने अनजाने में खोल दिया था, लेकिन आप इसे हर रोज हर पल याद रखते हैं। इसके बाद जो सन्नाटा छाया वह असहज करने वाला नहीं था, बल्कि उसमें एक गहरी समझ थी। ये दो ऐसे लोग थे जिन्होंने अलग अलग गुरुओं से एक ही सबक सीखा था। यह दुनिया आपकी रक्षा नहीं करती, कभी कभी आपको खुद अपनी रक्षा करनी पड़ती है। विक्रम ने अपना गला साफ किया और वापस अपने बॉस वाले अंदाज में, आपकी रक्षा नहीं करती। गया, तुम्हें घर जाना चाहिए, थोड़ा आराम करो, इस वीकेंड छुट्टी ले लो। क्या आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं? इस सवाल ने उसे हैरान कर दिया। क्या? नहीं, तो फिर मैं अपनी शिफ्ट पूरी करूंगी। प्रिया, क्या तुम पागल हो गई? मुझे पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। उसने बर्फ की थैली नीचे रखते हुए उसकी बात काट दी। उसकी बाईं आंख लगभग पूरी तरह सूज चुकी थी और गाल की हड्डी पर गहरे नीले बैंगनी निशान उभरने लगे थे। और मुझे पता है कि अगर मैं अभी चली गई तो क्या होगा। विक्रम ने भौहें सिकोड़ी। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि वहां मौजूद उन सभी लोगों ने अपने फोन से मुझे जमीन पर गिरते हुए देखा है। अगर मैं रोते हुए घर भाग गई तो यही कहानी बन जाएगी। लड़की का अपमान हुआ और उसने नौकरी छोड़ दी। इंटरनेट पर यही वायरल होगा, लोग इसी बात को याद रखेंगे। वह दर्द से थोड़ा कराह उठी, लेकिन दृढ़ता के साथ खड़ी हो गई। लेकिन अगर मैं वापस बाहर जाऊं और अपनी शिफ्ट पूरी करूं तो कहानी बदल जाएगी। तब मैं वह बनूंगी जो टूटी नहीं। विक्रम ने सचमुच प्रभावित होकर उसकी तरफ देखा। कोई भी आम इंसान यहां से निकलने का रास्ता चुन लेता। उसने उसे आसान रास्ता दिया था, पीड़ित बनने का मौका। लेकिन प्रिया उन आम लोगों जैसी नहीं थी। तुम मेरी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत हो, उसने स्वीकार किया। मुझे इसकी आदत हो चुकी है। जिस तरह उसने यह बात कही, उससे विक्रम को समझ आ गया कि उसके पीछे भी कुछ कहानियां हैं। ऐसी कहानियां जो शायद काफी हद तक उसकी अपनी कहानी जैसी थीं। ठीक है, उसने आखिरकार कहा, लेकिन तुम आज रात टेबल पर सर्विस नहीं दोगी। काउंटर पर कबीर के साथ काम करो। लोगों को अपना चेहरा देखने दो, लेकिन उनसे दूरी बनाकर रखो। प्रिया ने सिर हिलाया। और समीर चला गया है, वह तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करेगा। क्या आपको पूरा यकीन है? विक्रम का चेहरा गंभीर हो गया। मुझे पूरा यकीन है। 20 मिनट बाद प्रिया पीछे के गलियारे से निकलकर बार के मुख्य हिस्से में आई, जहां अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही थी। खबर बहुत तेजी से फैली थी। कुछ ग्राहक उत्सुकता में वापस आ गए थे, जबकि कुछ नए लोग इंटरनेट पर चल रही अफवाहों को सुनकर वहां खिंचे चले आए थे। जैसे ही लोगों ने उसे देखा, बातचीत का हर सिलसिला थम गया। प्रिया सिर ऊंचा करके बार काउंटर के पीछे चली गई। अपनी सूजन और नीले निशानों के बावजूद उसने अपनी कमर पर एक साफ एप्रन बांधा और वोदका की एक बोतल ऐसे उठाई जैसे कुछ हुआ ही न हो। कबीर ने उसके पास झुककर फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें यह करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे यह करना ही होगा। पहली ग्राहक आगे बढ़ी, जो बिजनेस सूट पहने एक अधेड़ उम्र की महिला थी। उसकी आंखों में पहचान साफ झलक रही थी। हे भगवान, तुम वही वीडियो वाली लड़की हो ना? तुम ठीक तो हो? प्रिया ने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लाने की कोशिश की। मैं ठीक हूँ, काम पर हूँ। आपके लिए क्या लाऊं? एक वोदका। लेकिन बेटा, क्या तुम्हें इस समय अस्पताल में नहीं होना चाहिए था? अस्पताल मेरे कमरे का किराया नहीं चुकाएगा। आपकी वोदका टॉनिक अभी लाती हूँ। यह जवाब पास की मेजों तक फैल गया। लोगों के फोन फिर से बाहर आ गए, लेकिन इस बार कहानी बदल चुकी थी। इस बार वे किसी पीड़ित का वीडियो नहीं बना रहे थे, बल्कि वे एक जांबाज लड़की का वीडियो बना रहे थे। विक्रम कोने में अपने हमेशा वाले केबिन से हाथ बांधे सब देख रहा था। उसके चेहरे पर गर्व की एक हल्की सी लकीर उभर आई थी। 1 घंटा बीत गया। इसके बाद भी प्रिया बहुत ही सलीके से, संभलकर, लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना काम करती रही। ग्राहक उसे सम्मान और उत्सुकता के मिले जुले भाव से देख रहे थे। कुछ लोगों ने दिल खोलकर बख्शीश दी, तो कुछ आपस में फुसफुसाते हुए
आज रात की इस नई कहानी को दूसरों तक पहुंचा रहे थे। आधी रात के आसपास जब कबीर ने रात के बिलों का प्रिंट निकाला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। प्रिया, तुम्हें यह देखना चाहिए। उसने उन आंकड़ों को देखा। तमाम हंगामे और हादसे के कारण 1 घंटा बर्बाद होने के बावजूद द सोशल क्लब ने पिछले 6 महीनों में शुक्रवार की रात को सबसे ज्यादा कमाई की थी। लोग यह देखने आए थे कि तुम काम पर आती हो या नहीं, कबीर ने बताया। इनमें से आधे ग्राहक तो पहले यहां थे ही नहीं। उन्होंने सुना कि यहां क्या हुआ और वे बस पता नहीं इस पल को देखने या तुम्हारा साथ देने चले आए। प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। बार बंद होने के वक्त विक्रम काउंटर के पास आया। उसने एक चौक निकाली और वह छोटा ब्लैक बोर्ड उठा लिया जिस पर वे रोज के खास ऑफर लिखते थे। ये क्या कर रहे हैं? प्रिया ने पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस साफ और बड़े अक्षरों में लिखा, यहाँ सम्मान परोसा जाता है। उसने इसे बार के प्रवेश द्वार पर ऐसी जगह लगाया जहां से यह सड़क से भी साफ दिखाई दे। क्लब का नया नियम, उसने बस इतना कहा। प्रिया ने पहले बोर्ड को देखा और फिर विक्रम को। आप सचमुच चीजें बदल रहे हैं, है ना? उसने उसकी बात नहीं काटी। मैं बस वही याद दिला रहा हूं जो शुरू से होना चाहिए था। जैसे ही आखिरी ग्राहक बाहर निकले, प्रिया ने अपना एप्रन खोला। थकान आखिरकार उस पर हावी हो रही थी। विक्रम सर, उसने कैश काउंटर पर पैसे गिनते हुए ऊपर देखा। आज रात के लिए शुक्रिया और इस सब के लिए। उसने हाथ से हवा में एक अनिश्चित सा इशारा किया। सब कुछ के लिए। विक्रम ने बस एक बार सिर हिलाया, एक छोटा सा नपा तुला इशारा जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह गया। घर जाओ प्रिया, अपनी आंख पर बर्फ लगाओ, सोमवार को मिलते हैं। वह बाहर जाने लगी और दरवाजे पर रुककर उसने एक बार फिर उस बोर्ड को देखा। यहाँ सम्मान परोसा जाता है। दर्द के बावजूद पूरे दिन में पहली बार वह सचमुच मुस्कुराई। शायद यह नौकरी उतनी भी बुरी नहीं होने वाली थी। शनिवार की दोपहर जब प्रिया सोकर उठी तो उसके फोन पर 87 मिस्ड कॉल थीं। उसका फोन पूरी रात बजता रहा था, लेकिन अत्यधिक थकान और दर्द निवारक दवाओं के असर के कारण वह गहरी नींद में सोई रही। अब अंधेरी के अपने छोटे से 1 रूम फ्लैट में लेटे हुए वह अविश्वास से स्क्रीन को ताक रही थी। ऐसे नंबरों से मैसेज की बाढ़ आ गई थी जिन्हें वह जानती तक नहीं थी। रातों रात उसके इंस्टाग्राम पर 12,000 नए फॉलोअर्स बढ़ गए थे। उसके कमेंट्स और मेंशन्स में बहसों, गुस्से और उस समर्थन की जंग छिड़ी हुई थी जिसकी उसने कभी मांग नहीं की थी। उसने पहले वीडियो लिंक पर क्लिक किया जो किसी ने उसे भेजा था। मुंबई के बार में मैनेजर ने महिला कर्मचारी के साथ की मारपीट, 23 लाख व्यूज। यह देखकर उसका दिल बैठ गया। वीडियो में वह उसी पल में थमी हुई थी जिसे वह भूलने की कोशिश कर रही थी। समीर का घुटना उसके चेहरे पर लगा, उसका शरीर नीचे गिर पड़ा और फर्श पर खून की बूंदें बिखर गईं। कैमरे का एंगल एकदम सही था और रोशनी बिल्कुल साफ थी। किसी ने इसे वर्टिकल मोड में रिकॉर्ड किया था जो सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए बिल्कुल सटीक था। कमेंट बॉक्स एक युद्ध के मैदान जैसा लग रहा था। उस मैनेजर को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसे कोर्ट में घसीटना चाहिए। जब पुरुषों को बेलगाम ताकत मिलती है तो यही होता है। क्या कोई इसका नाम जानता है? वापस काम पर लौटने के लिए यह लड़की सचमुच एक शेरनी है। द सोशल क्लब को तुरंत बंद कर देना चाहिए। प्रिया के हाथ कांपने लगे। उसने स्क्रीन को और स्क्रॉल किया। एक और वीडियो सामने आया। बर्बर हमले के बाद काम पर वापस लौटी बहादुर लड़की, 8,90,000 व्यूज। इस वीडियो में वह सूजी हुई आंख के साथ बार में दोबारा चलती हुई दिख रही थी और कांपते हाथों से एप्रन बांध रही थी। नीचे कैप्शन लिखा था, ताकत की असली मिसाल इसे कहते हैं। तभी उसका फोन बज उठा। कोई अनजान नंबर था। उसने काट दिया। तुरंत दोबारा फोन आया, इस बार किसी दूसरे नंबर से। उसने फोन को पूरी तरह से बंद कर दिया और चेहरे पर बर्फ की थैली लगाए अपने कमरे के सन्नाटे में बैठ गई। वह यह समझने की कोशिश कर रही थी कि कैसे उसकी जिंदगी का सबसे बुरा पल पूरी दुनिया के लिए मनोरंजन की चीज बन गया था। शहर के दूसरे छोर पर विक्रम अपने वकील के दफ्तर में बैठा वह सब सुन रहा था जो वह पहले भी सैकड़ों बार अलग अलग तरीकों से सुन चुका था। पुलिस पूछताछ कर रही है। वकील मेहता ने अपनी सागौन की मेज के पीछे टहलते हुए कहा, क्या उन्होंने वे वीडियो देखे हैं? वे जानना चाहते हैं कि समीर कहाँ है। विक्रम ने बिना किसी शिकन के अपनी कॉफी की चुस्की ली। समीर ने इस्तीफा दे दिया और वह शहर छोड़ चुका है। यह तो बहुत ही सही समय पर हुआ। मेहता ने टहलना बंद किया और मेज पर थोड़ा आगे झुक गए।
विक्रम, मैंने तुम्हें 15 सालों से हर मुसीबत से बचाकर रखा है, लेकिन इस बार बात अलग है। यह कोई बंद कमरे का मामला नहीं है, यह सबके सामने आ चुका है, यह वायरल हो गया है। पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में लगातार फोन आ रहे हैं, दबाव बढ़ता जा रहा है। उन्हें आने दो। मेहता ने अपनी कनपटी मली। क्या तुम समझते हो कि अगर पुलिस ने समीर को ढूंढ निकाला और उसने मुंह खोल दिया तो क्या होगा? अगर उसने कह दिया कि तुमने उसके साथ मारपीट की, उसे धमकाया? विक्रम ने बहुत ही शांत भाव से अपनी कॉफी रखी। समीर मुंह नहीं खोलेगा। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? क्योंकि वह जानता है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसका क्या अंजाम होगा। विक्रम की आवाज में छिपे इस पक्के भरोसे ने मेहता को खामोश कर दिया। कुछ सवालों को अनसुलझा छोड़ देना ही बेहतर होता है। और उस लड़की का क्या? मेहता ने उसकी जगह दूसरा सवाल पूछा। क्या प्रिया मामला दर्ज कराने वाली है? नहीं। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं जानता हूं। मेहता ने अपने इस क्लाइंट को गौर से देखा। एक ऐसा आदमी जिसने ताकत और वफादारी के दम पर अपना साम्राज्य खड़ा किया था, जो हर मुश्किल से बच निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेता था और जो नैतिकता को महज एक समझौते की तरह देखता था। इंटरनेट पर लोग तुम्हें एक दरिंदा समझ रहे हैं, मेहता ने धीमी आवाज में कहा। आधे से ज्यादा लोग तुम्हारी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि दत्त सोशल क्लब महज एक दिखावा है जहां लोगों का शोषण होता है और तुम इस तरह के बर्ताव को बढ़ावा देते हो। पहली बार विक्रम के चेहरे के हाव भाव बदले। गुस्सा नहीं, बल्कि कुछ ऐसा जो पछतावे के करीब था। दूसरा हिस्सा क्या कहता है? माधव ने अपना फोन निकाला और पढ़ने लगा। वह मालिक किसी न्याय करने वाले देवदूत की तरह आया। संजय उसी के लायक था जो उसे मिला। और भी मालिकों को अपने लोगों की इस तरह रक्षा करनी चाहिए। विक्रम के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। देखा, इसी को संतुलन कहते हैं। यह कोई मजाक नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा कि यह मजाक है। माधव थके हुए कदमों से बैठ गया। अब तुम्हारी क्या चाल है विक्रम? क्योंकि हालात बहुत खराब दिख रहे हैं। मैनेजर ने कर्मचारी पर हमला किया और जिस रात मालिक ने उसका सामना किया, उसी रात वह गायब हो गया। कहानी खुद बन रही है। विक्रम अपनी जैकेट के बटन बंद करते हुए खड़ा हो गया। मेरी चाल बहुत सीधी है। मैं अपना बार उसी तरह चलाता हूं जैसे मेरे बाबूजी ने मुझे सिखाया था, इज्जत के साथ। संजय ने उस नियम को तोड़ा और उसके नतीजे भुगते। अगर पुलिस या कोर्ट कुछ करना चाहते हैं तो वे कोशिश कर सकते हैं, और अगर वे तुम्हारे पीछे आए तो। विक्रम दरवाजे की तरफ बढ़ा और हैंडल पर हाथ रखकर रुक गया। तो बेहतर होगा कि वे अपनी पूरी ताकत झोंक दें। रविवार की सुबह तक यह कहानी पूरी तरह से बदल चुकी थी और लोग इसे पहचान भी नहीं पा रहे थे। मीडिया ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया। दक्षिण मुंबई के एक आलीशान बार में काम की जगह पर हुई हिंसा का वीडियो वायरल। अखबारों में राय और लेख छपने लगे। हम सर्विस इंडस्ट्री में इस तरह के दुर्व्यवहार को क्यों सहते आ रहे हैं? सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बार के बहिष्कार की मांग की तो कुछ ने विक्रम की गिरफ्तारी की मांग की। रिया का फोन अब भी बंद था, लेकिन दुनिया उसकी मर्जी के बिना अपनी रफ्तार से चल रही थी। नाक सिकोड़ते हुए उसके मकान मालिक ने चिंता में आकर उसका दरवाजा खटखटाया। जब रिया ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसकी मां ने बिल्डिंग के गार्ड को फोन किया। आखिरकार दोपहर के करीब उसने दरवाजा खोला तो सामने उसकी पड़ोसी गोखले मौसी खड़ी थीं, जिनके हाथ में सूप का एक कटोरा था। तुम तो बड़ी मशहूर हो गई हो, गोखले मौसी ने प्यार से कहा, लेकिन तुम्हारी हालत बहुत खराब लग रही है। लो, कुछ खा लो। रिया ने सूप का कटोरा हाथ में लिया और आखिरकार उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मैं तो बस एक नौकरी चाहती थी, वह फुसफुसाई। मैं बस काम करना चाहती थी। गोखले मौसी ने उसके जख्मों का ध्यान रखते हुए उसे धीरे से गले लगाया और उसे रोने दिया। बाहर पूरा शहर न्याय, हिंसा और ताकत के खेल पर बहस कर रहा था, लेकिन लालबाग के एक छोटे से फ्लैट के अंदर 24 साल की एक लड़की बस यही चाहती थी कि दुनिया उसे देखना बंद कर दे। मगर इंटरनेट कभी कुछ नहीं भूलता और न ही विक्रम सिंह भूलता है। सोमवार की सुबह किसी अदालती फैसले की तरह आई। रिया सुबह के 9 बजे उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर कदमों की आवाज गूंजी, ताला घूमने की आवाज आई। विक्रम ने दरवाजा खोला। उसने एक साधारण काली कमीज पहन रखी थी और आस्तीनें कोहनी तक चढ़ाई हुई थीं। वह थका हुआ दिख रहा था। शुक्रवार की रात के उस बदला लेने वाले शख्स के मुकाबले कहीं ज्यादा आम इंसान लग रहा था। तुम आ गईं, उसने हैरान होते हुए कहा। तुमने मुझसे सोमवार को आने के लिए कहा था। मुझे नहीं लगा था कि तुम आओगी।
अनन्या अंदर चली गई। दिन के उजाले में वह बार कुछ अलग ही दिख रहा था, थोड़ा छोटा और कम रहस्यमय। वहां सिर्फ मेज, कुर्सियां थीं और हवा में विस्की और नींबू वाले क्लीनर की मिली जुली गंध तैर रही थी। क्या तुमने खबरें देखी? उसने पूछा। हर तरफ बस यही चल रहा है कि लोग तुम्हें एक अपराधी मान रहे हैं, सिर्फ एक मुजरिम। उसकी इस बेबाकी ने विक्रम को थोड़ा चौंका दिया। विक्रम काउंटर के पीछे गया और कॉफी मेकर चालू करने लगा, जैसे यह सोमवार की सुबह की कोई आम बातचीत हो। मैंने कानून तोड़े हैं, उसने बात जारी रखी। लोगों को चोट पहुंचाई है, ऐसे काम किए हैं जिन्हें मैं कभी सुधार नहीं सकता, लेकिन मैंने कभी वो बनने का दिखावा नहीं किया जो मैं नहीं हूं। अनन्या काउंटर के पास एक स्टूल पर बैठ गई और उसे काम करते हुए देखने लगी। तो फिर मुझे क्यों बचाया? एक ऐसे इंसान के लिए इतनी आफ्तमोल क्यों ली जिसे तुम जानते तक नहीं? विक्रम ने 2 कपों में कॉफी डाली और एक कप उसकी तरफ खिसका दिया। तुम्हें सच सुनना है या वो कहानी जो मुझे थोड़ा बेहतर इंसान दिखाती है? सच। वह काउंटर पर झुक गया और सीधे उसकी आंखों में देखने लगा। क्योंकि जब मैंने तुम्हें उस फर्श पर देखा तो मुझे 27 साल पहले अपनी मां की याद आ गई, जो ठीक इसी जगह पर वैसी ही हालत में थी। और मैं सिर्फ 8 साल का बच्चा था जो बेबस होकर सब देख रहा था। अनन्या का दिल भारी हो गया। मेरे पिताजी ने उस मामले को अपने तरीके से संभाला था, विक्रम ने आगे कहा। हिंसक, आखिरी और हमेशा के लिए। और उनका तरीका काम कर गया। उसके बाद लोग उनकी इज्जत करने लगे, उनसे डरने लगे। लेकिन मुझे किसी भी चीज से ज्यादा अपनी माँ का चेहरा याद है। उनके शरीर के वे नीले निशान नहीं, न ही गला साफ करते हुए वह खून, बल्कि उनकी आंखों का वह भाव। जब उन्हें एहसास हुआ कि जब तक मेरे पिताजी अंदर नहीं आए तब तक किसी ने भी उनकी मदद के लिए हाथ तक नहीं बढ़ाया था। विक्रम ने कॉफी का एक बड़ा घूंट लिया। उस निगाह का मतलब था, मैं बिल्कुल अकेली हूं और मैंने खुद से वादा किया था कि मैं इस छत के नीचे कभी किसी और को ऐसा महसूस नहीं होने दूंगा। अनन्या ने इस बात को गहराई से महसूस किया। अतीत के उस सदमे का बोझ उन दोनों के बीच एक अनकही उपस्थिति की तरह छा गया था। तुम्हारे पिताजी? उसने बहुत सावधानी से पूछा। उस आदमी का क्या हुआ जिसने मां पर हाथ उठाया था? वह गायब हो गया। किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा और तुमने उसी से यह सब सीखा। मैंने सीखा कि हिंसा के परिणाम होते हैं जो कभी कभी जरूरी होते हैं। अनन्या ने कप नीचे रख दिया। विक्रम, तुमने संजय के साथ जो किया, क्या वह जरूरी था या तुम्हारा व्यक्तिगत बदला? यह सवाल माहौल में भारी हो गया। विक्रम के चेहरे पर पहले बचाव का भाव आया, फिर वह थोड़ा गंभीर और ईमानदार हो गया। दोनों ही बातें थीं, उसने स्वीकार किया। और यही बात मुझे परेशान कर रही है। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे वफादारी सिखाई, सहानुभूति नहीं। उन्होंने मुझे डर के दम पर इज्जत कमाना सिखाया। लेकिन तुम, उसने उसकी तरफ इशारा किया, तुम रोई नहीं, गिड़गिड़ाई नहीं, तुम उठ खड़ी हुई और अपनी ड्यूटी पूरी की। यह डर नहीं है, यह स्वाभिमान है, और मुझे नहीं पता कि इसके साथ आगे कैसे बढ़ा जाए। उसकी आवाज में झलकता यह भोलापन और कमजोरी हैरान करने वाली थी। यह आदमी जो दक्षिण मुंबई का एक जीता जागता अफसाना माना जाता था, आज अपने ही संशयों को कबूल कर रहा था। तो शायद अब समय आ गया है कि तुम यह सीखो, अनन्या ने धीमी आवाज में कहा। विक्रम ने उसे इस तरह देखा जैसे उसने किसी अनजान भाषा में बात की हो। क्या तुम अपने पिताजी के बनाए नियमों का सम्मान करना चाहते हो? उसने अपनी बात जारी रखी। तो उनकी तरह हुकूमत करना बंद करो, कुछ नया और बेहतर बनाना शुरू करो। तुम्हें लगता है कि यह इतना आसान है? नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम पहले से ही जानते हो कि क्या बदलने की जरूरत है। तुम बस यह मानने से डर रहे हो कि पुराना रास्ता अब खत्म हो चुका है। बार में सन्नाटा छा गया। यह कोई असहज करने वाली खामोशी नहीं थी, बल्कि इसमें बदलाव की एक उम्मीद छिपी थी। विक्रम काउंटर से उठा और पीछे बने केबिन की तरफ चलने लगा। मेरे साथ आओ। अनन्या गलियारे से होते हुए उसके पीछे पीछे गई। दीवार पर बार के इतिहास की फ्रेम की हुई तस्वीरें टंगी थीं। विक्रम के पिताजी की पुरानी श्वेत श्याम तस्वीरें, जिनमें वे युवा और सख्त मिजाज दिख रहे थे, और उनके आसपास खड़े लोग कर्मचारियों से ज्यादा सिपाही जैसे लग रहे थे। विक्रम का केबिन बहुत ही सादा था। एक मेज, कुछ फाइलें रखने वाली अलमारियां, दीवार में लगी एक तिजोरी और गली की तरफ खुलने वाली एक खिड़की। उसने मेज के दराज से एक फोल्डर निकाला। उसे खोलते हुए उसने कहा, ये पिछले 3 सालों में यहाँ के कर्मचारियों की तरफ से आई शिकायतें हैं। उत्पीड़न, डराना, धमकाना, बिना पैसे दिए तय समय से ज्यादा काम कराना। मैंने इनमें से ज्यादातर को नजरअंदाज कर दिया
क्योंकि यहाँ काम ऐसे ही चलता था। अपना सिर झुकाए रखो, अपनी जगह खुद बनाओ और बस टिके रहो। उसने फोल्डर को मेज पर रख दिया। संजय कोई असली समस्या नहीं था, वह तो बस एक लक्षण था, और मैंने इस बीमारी को फैलने दिया क्योंकि मैं अपनी झूठी साख बचाने में इतना व्यस्त था कि कभी सच में नेतृत्व ही नहीं कर पाया। अनन्या ने फोल्डर उठाया और पन्नों पर नजर दौड़ाने लगी। ऐसे नाम जिन्हें वह नहीं जानती थी और ऐसी कहानियां जो जानी पहचानी सी लग रही थीं। अब तुम क्या करने वाले हो? उसने पूछा। विक्रम ने उसकी तरफ देखा और शुक्रवार के बाद पहली बार अनन्या को उस सख्त मिजाज मालिक के पीछे छुपा एक अलग इंसान नजर आया। उसने एक ऐसे आदमी को देखा जो बेहतर बनने की कोशिश कर रहा था। मैं यहाँ की पूरी सफाई करने जा रहा हूँ, उसने कहा। जिस किसी ने भी हमारे उसूलों को तोड़ा है, अपने पद का गलत फायदा उठाया है या इस जगह को असुरक्षित बनाया है, उसे यहाँ से जाना होगा। नए नियम होंगे, नए मानक तय किए जाएंगे। और ये मानक कौन तय करेगा? विक्रम थोड़ा मुस्कुराया। मुझे उम्मीद थी कि तुम इसमें मेरी मदद करोगी। अनन्या ने उसे हैरानी से देखा। मैं? तुमने मुझसे पूछा था ना कि न्याय और गुस्से में क्या फर्क होता है। अब मुझे सिखाओ। फोन मंगलवार की सुबह 6:47 पर आया। विजय पहले से ही जाग चुका था और मुंबई में अरब सागर की ओर देखने वाले अपने अपार्टमेंट में अकेले काली कॉफी पी रहा था। तभी उसका फोन थरथराया। नंबर स्क्रीन पर सेव नहीं था, लेकिन जाना पहचाना सा लगा। यह मुंबई पुलिस में उसके संपर्कों में से एक का नंबर था। एक पुराना दोस्त जो उसके इतने एहसानों तले दबा था कि दोनों ही उन्हें गिनना नहीं चाहते थे। खबरें लगाओ, इंस्पेक्टर राजेश ने बिना किसी भूमिका के कहा। चैनल 4। विजय ने रिमोट उठाया। स्क्रीन चालू होते ही बीच बुलेटिन का दृश्य सामने आ गया। गला साफ करने की आवाज। आज सुबह वर्सोवा घाट पर यह गाड़ी मिली है। पुलिस का कहना है कि यह लेह गाड़ी मिली है। गाड़ी 34 साल के समीर दीक्षित की है, जो शुक्रवार की रात से लापता हैं। हालांकि अभी तक कोई शव बरामद नहीं हुआ है, लेकिन अधिकारियों को गाड़ी के अंदर दीक्षित का जैकेट और पहचान पत्र मिला है। साथ ही स्टीयरिंग व्हील पर खौहून के धब्बे भी दिखाई दे रहे हैं। विजय का जबड़ा भींच गया। कैमरे ने दीक्षित की उस काली स्कॉर्पियो को दिखाया जिसका ड्राइवर साइड का दरवाजा खुला हुआ था और लहरें घाट के किनारे से टकरा रही थीं। मुझे बस इतना बता दो कि इस सब में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, राजेश ने फोन पर कहा। हालांकि उसकी आवाज से साफ था कि वह जवाब पहले से ही जानता था। मैंने समीर को शुक्रवार के बाद से नहीं देखा। मैंने यह नहीं पूछा था। विजय की खामोशी बहुत कुछ कह गई। राजेश ने एक लंबी और भारी सांस ली। विजय, मैंने सालों तक तुम्हारी तरफ से अपनी आंखें मूंदे रखीं, क्योंकि तुम उस इलाके में शांति बनाए रखते हो जिसे हमारा विभाग भी काबू नहीं कर पाता। लेकिन इस बार बात अलग है। यह एक लापता इंसान का मामला है और इसमें हर तरफ तुम्हारा ही नाम आ रहा है। वह वायरल वीडियो, वक्त और वो जगह, यह सब तुम्हारे रेस्टोरेंट अंगारे से गाड़ी से महज 5 मिनट की दूरी पर है। समीर अपनी मर्जी से गया था। उसके बाद उसने जो कुछ भी किया उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, सिवाय इसके कि अब हर कोई यही सोच रहा है कि यह सब मैंने किया है। सरकारी वकील तुमसे पूछताछ करने की बात कर रही हैं, तो करने दो पूछताछ, जो भी हो। राजेश। विजय ने फोन काट दिया। वह खिड़की के पास खड़ा होकर उगते सूरज की किरणों को, समुद्र के पानी को सुनहरा रंग देते हुए देखने लगा। उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, न कोई पछतावा, न कोई संतुष्टि, बस वही ठंडी तसल्ली जो उस काम को करने के बाद मिलती है जो बेहद जरूरी हो। उसका फोन फिर से थरथराया। इस बार लतिका का मैसेज था। क्या तुम ये देख रहे हो? प्लीज मुझे बताओ कि यह तुमने नहीं किया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। लतिका 20 मिनट बाद अंगारे पहुंची। वह पिछले दरवाजे से अंदर आई ताकि बाहर खड़ी मीडिया की गाड़ियों से बच सके। उसने विजय को उसके दफ्तर में पाया, जहां टेलीविजन म्यूट पर था और वही खबरें चल रही थीं। उसने अपने पीछे दरवाजा बंद करते हुए पूछा, क्या तुमने उसे मार डाला? विजय ने अपनी आंखें ऊपर नहीं उठाईं। तुमने उसे नहीं मरवाया ना? नहीं। तो फिर वो कहाँ है? मुझे नहीं पता। रिया ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा, यह भांपने के लिए कि वो झूठ तो नहीं बोल रहा। तुम मुझसे कह रहे हो कि समीर ठीक उसी रात अचानक गायब हो गया, जिस रात तुमने उसका सामना किया था, और उसकी गाड़ी बंदरगाह पर मिली, और तुम्हारा इस सब से कोई लेना देना नहीं है? विक्रम ने आखिरकार उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। मैंने उससे शहर छोड़कर चले जाने को कहा था। मैंने उसे बता दिया था कि अगर वो नहीं गया तो क्या होगा। उसके बाद उसने जो भी चुना वो उसका अपना फैसला था।
यह कोई जवाब नहीं हुआ। तुम्हें बस यही जवाब मिलने वाला है। रिया के हाथ गुस्से में भिंचकर मुट्ठियां बन गई। ये आप यार ये या ये या 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 या। किस तरह से बेहतर है? समीर ने अपना फैसला उसी शुक्रवार की रात को ले लिया था जब उसने तुम्हारे चेहरे पर वार किया था। मैंने उसे बाहर निकलने का एक रास्ता दिया था, जाने का एक मौका। अगर उसने गलत दिशा में भागना चुना तो यह उसकी समस्या है। तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे लग रहे हो। इस तुलना ने एक करारे तमाचे की तरह काम किया। विक्रम का चेहरा एकदम गंभीर हो गया, लेकिन रिया पीछे नहीं हटी। क्या तुम न्याय और गुस्से के बीच का अंतर जानना चाहते हो? उसने दबाव डालते हुए कहा। न्याय के अपने नियम होते हैं, न्याय की एक प्रक्रिया होती है। तुमने जो किया, जो कुछ भी तुमने किया है, वो सिर्फ एक दिखावे के पीछे छिपा हुआ बदला है जिसका इस्तेमाल तुम अपनी हिंसा को सही ठहराने के लिए कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि समीर उससे कुछ बेहतर का हकदार था? मुझे लगता है कि तुम खुद को उस दरिंदे में बदलने से बेहतर के हकदार हो, जो सब तुम्हें पहले से ही मानते हैं। आखिरी शब्द बोलते बोलते उसकी आवाज कांप गई। विक्रम ने तब उस चीज को महसूस किया। सिर्फ गुस्सा ही नहीं, बल्कि निराशा भी। रिया उस पर विश्वास करने लगी थी, उसके बदलने की उम्मीद करने लगी थी, और अब वो उस उम्मीद को बिखरते हुए देख रही थी। मैंने समीर को हाथ तक नहीं लगाया, विक्रम ने धीमी आवाज में कहा। मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं, मैंने उसे धमकी दी थी। हाँ, उसे डराया भी था। हाँ, लेकिन उस रात के बाद मैंने उस पर हाथ नहीं उठाया। तो फिर यह किसने किया? मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप सालों तक दुश्मन बनाते रहते हैं तो आखिरकार उनमें से कोई एक आप तक पहुंच ही जाता है। रिया उस पर विश्वास करना चाहती थी। भगवान गवाह है कि वो ऐसा करना चाहती थी, लेकिन समय, जगह और उसका यूं अचानक गायब हो जाना, सब कुछ बहुत सटीक और सोची समझी साजिश जैसा लग रहा था। पुलिस तुम्हारे लिए आएगी, उसने कहा। मुझे पता है, और जब वे आएंगे तो मैं उन्हें सच बता दूंगा। समीर ने नौकरी छोड़ दी, वो चला गया। मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। वे तुम पर विश्वास नहीं करेंगे। उन्हें करने की जरूरत भी नहीं है। उन्हें सबूत चाहिए, और कोई सबूत नहीं है। रिया दरवाजे की तरफ बढ़ी, उसका हाथ हैंडल पर था। मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकती विक्रम। मैं किसी ऐसे इंसान के लिए काम नहीं कर सकती जो क्या, जिसने तुम्हारी रक्षा की, तुम्हें एक दूसरा मौका दिया, तुम्हें इस जगह को फिर से खड़ा करने के लिए अपनी आवाज दी। आंखों में आंसू लिए वो पीछे मुड़ी। जो शायद एक कातिल हो। यह शब्द उनके बीच धुएं की तरह तैरने लगा। विक्रम खड़ा हो गया, उसकी आवाज में एक अजीब सी मिन्नत थी। मैं तुमसे आंख बंद करके भरोसा करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं बस इतना कह रहा हूं कि जब तक सच सामने नहीं आ जाता, तब तक मुझे शक का फायदा दो। क्या तुम इतना कर सकती हो? दरवाजे के हैंडल पर रिया का हाथ कांप गया। बाहर कैमरों की लाइटें चमक रही थीं। पत्रकार चिल्ला चिल्लाकर सवाल पूछ रहे थे। अंदर दो लोग एक ऐसे चौराहे पर खड़े थे जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। 1 हफ्ता, रिया ने आखिरकार कहा। अगर 1 हफ्ते में सच सामने नहीं आया तो मैं यह काम छोड़ दूंगी। विक्रम ने धीरे से सिर हिलाया। 1 हफ्ता, वो बिना एक शब्द बोले चली गई। बुधवार की रात रिया के अपार्टमेंट की घंटी बजी, जिससे उसकी बेचैन सी नींद टूट गई। उसने अपना फोन उठाया। न कोई कॉल, न कोई मैसेज। घंटी दोबारा बजी, इस बार जरा और जोर से। उसने इंटरकॉम का बटन दबाया। कौन है? मैं हूं विक्रम। उसका दिल बैठ गया। तुम यहां क्या कर रहे हो? प्लीज, मुझे तुमसे बात करनी है। रिया का मन उसे वहीं से भगा देने के लिए कह रहा था, लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था, कुछ बहुत ही लाचार और बेबस, जिसने उसे रोक दिया। उसने उसे ऊपर बुला लिया। 2 मिनट बाद विक्रम उसके दरवाजे पर खड़ा था, बिना किसी जैकेट के, सिर्फ एक काली टी शर्ट और जीन्स में। उसकी उंगलियों के जोड़ सूजे हुए थे और आंखों के नीचे थकान के काले घेरे थे। वो कोई बड़ा गैंगस्टर नहीं, बल्कि अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ इंसान लग रहा था। पत्रकार मेरे पीछे पड़े हैं, उसने कहा। 3 गाड़ियां थीं। मैंने उन्हें परेल के पास पीछे छोड़ दिया, लेकिन वे देर सबेर मुझे ढूंढ ही लेंगे। मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। आई एम सॉरी। रिया एक तरफ हट गई। अंदर आओ, इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले। वो उसके छोटे से 1 रूम फ्लैट के अंदर आ गया। उसने वहां रखे पुराने सेकंड हैंड फर्नीचर, छोटी सी रसोई, और उस इकलौती खिड़की को देखा जो बाहर एक ईंटों की दीवार की तरफ खुलती थी।
एक ऐसी जिंदगी जो बहुत ही सादगी से जी जा रही थी, जिसे उसके जैसे अमीर लोग कभी देख भी नहीं पाते। चाय लोगे? उसने पूछा, क्योंकि वो अपने हाथों को किसी काम में व्यस्त रखना चाहती थी। मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ। रिया अपने दीवान पर बैठ गई और उसे अपनी बात जारी रखने का इशारा किया। विक्रम खड़ा रहा, क्योंकि वो बैठने के लिहाज से बहुत ज्यादा बेचैन था। समीर मरा नहीं है, उसने कहा। कम से कम मुझे तो यही लगता है। सच में, शुक्रवार को जब मैंने उसका सामना किया तो मैंने अपने 2 आदमियों से उसे सेंट्रल बस डिपो तक छुड़वाया। मैंने उसे नकद पैसे दिए और बस में बैठकर यहां से चले जाने और कभी वापस न लौटने को कहा। उन्होंने उसे पुणे का टिकट खरीदते हुए देखा था। उसके बाद से किसी ने उसे नहीं देखा। तो फिर उसकी गाड़ी में वो खून किसका है? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं लगातार लोगों को फोन करके पूछताछ कर रहा हूं। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है रिया। कोई चाहता है कि समीर के गायब होने का इल्जाम मेरे सिर मढ़ दिया जाए। रिया ने इस बात पर गहराई से विचार किया। ऐसा कौन करेगा? विक्रम आखिरकार उसकी लिखने वाली मेज की कुर्सी के कोने पर बैठ गया। मैंने बहुत से दुश्मन बनाए हैं, प्रतिद्वंद्वी गैंग जो मेरे इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं, वो पुलिस वाले जिन्हें मैं रिश्वत नहीं देता, यहाँ तक कि मेरे अपने गैंग के कुछ लोग जो सोचते हैं कि मैं अब कमजोर पड़ रहा हूँ। क्या तुम सच में कमजोर पड़ रहे हो? इस सवाल ने उसे चौंका दिया। क्या कमजोर पड़ना? क्या सच में ऐसा ही है? तुमने समीर को माफ कर दिया और अब कोई इसका इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ कर रहा है? विक्रम की हंसी में कड़वाहट थी। मुझे पूरी जिंदगी यही सिखाया गया है कि रहमदिली एक कमजोरी है। जैसे ही तुम दया दिखाओगे, कोई ना कोई उसका फायदा उठा लेगा, और शायद वह सही भी हैं। शायद मुझे उसे नहीं, रिया ने बीच में टोकते हुए कहा। यह बात पूरी मत करो। दोनों की आंखें मिलीं। अपार्टमेंट की हल्की रोशनी में विक्रम अपनी उम्र से छोटा और लाचार लग रहा था। मैं तुम्हें इस झंझट में घसीटने के लिए यहां नहीं आया था, उसने धीमी आवाज में कहा। मैं इसलिए आया क्योंकि पिछले कई सालों में तुम अकेली ऐसी इंसान हो जिसने मुझे देखकर मेरे इस साम्राज्य के अलावा भी कुछ और महसूस किया है। मुझे खुद को यह याद दिलाने की जरूरत थी कि मेरे अंदर का वो इंसान आज भी जिंदा है। रिया का संकोच और गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। रिया, मेरी माँ का नाम सरला था, उसने अपनी बात जारी रखी, जैसे कोई पापी अपना जुर्म कबूल कर रहा हो। मेरे पिता से शादी करने से पहले वो कुर्ला में कपड़े सिलने का काम करती थीं। उनके हाथ बहुत ही कोमल थे। वो किसी भी चीज को ठीक कर सकती थीं, फटे कपड़े, टूटे खिलौने, यहाँ तक कि टूटे हुए दिलों को भी। उसकी आवाज थोड़ी भरभरा गई। उस रात पब में जो कुछ हुआ, उसके बाद जब मेरे पिता ने उस आदमी को हमेशा के लिए गायब कर दिया, मेरी माँ फिर कभी वैसी नहीं रही। उन्होंने गाना बंद कर दिया, मुस्कुराना बंद कर दिया। ऐसा लगा जैसे मैं अपनी आंखों के सामने किसी को धीरे धीरे खत्म होते देख रहा हूं। जब मैं 16 साल का था तब उनका देहांत हो गया। डॉक्टर ने कहा कि दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन मुझे असलियत पता थी। वो इसलिए मरीं क्योंकि उन्होंने 8 साल एक ऐसे आदमी के साथ गुजारे थे जिसने उनके लिए किसी का खून किया था, और वो बोझ बहुत भारी था। रिया की आंखों में आंसू छलक आए। मुझे बेहद अफसोस है। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं कभी अपने पिता जैसा नहीं बनूंगा, विक्रम ने कहा। मैं कभी भी हिंसा को अपना पहला रास्ता नहीं बनाऊंगा, लेकिन जाने अनजाने मैंने अपनी पूरी पहचान उनके उसी पुराने ढर्रे के इर्द गिर्द बुन ली, और अब मुझे नहीं पता कि मैं इसके अलावा और क्या बन सकता हूं। उसका यह कबूलनामा हैरान करने वाला था। वो आदमी जिससे आधे दक्षिण मुंबई के लोग डरते और उसका खौफ खाते थे, आज उसके अपार्टमेंट में बैठा अपने सारे दर्द और शक को बयां कर रहा था। रिया उसके पास जाकर बैठ गई। उसने उसे छुआ नहीं, पर दोनों के बीच की दूरी अब कम हो चुकी थी। क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं सोमवार को वापस क्यों आई? उसने पूछा। विक्रम उम्मीद से उसकी तरफ देखने लगा। क्योंकि जब मैं 14 साल की थी तो मेरे सौतेले पिता हर वीकेंड पर बिना नागा मेरी माँ को पीटते थे। पड़ोसी सब सुनते थे, पर किसी ने मदद नहीं की। एक रात बात इतनी बढ़ गई कि मैंने 100 नंबर पर पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आई, बयान दर्ज किए और चली गई। उनके जाने के बाद उसने मेरी माँ को और भी बेरहमी से पीटा। गला साफ करना, गहरी सांस लेना, उसकी गोद में रखे उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने बहुत कम उम्र में सीख लिया था कि कानून हमेशा आपकी रक्षा नहीं करता। कभी कभी व्यवस्था नाकाम हो जाती है और आपके पास उस पल में लिए गए अपने फैसलों के अलावा कुछ नहीं बचता। इसीलिए जब तुम उस दफ्तर में आए और बाकी लोगों की तरह मूकदर्शक बनकर खड़े नहीं रहे, तो वो मेरे लिए बहुत मायने रखता था। इसलिए नहीं कि तुमने हिंसा का सहारा लिया, बल्कि इसलिए
कि आखिरकार कोई तो बीच बचाव करने आगे आया। विक्रम का गला रुंध गया। विक्रम, तुम अपने पिता जैसे नहीं हो, उसने दृढ़ता से कहा। तुम्हारे पिता अपनी समस्याओं को हमेशा के लिए खत्म कर देते थे। तुमने समीर को एक विकल्प दिया। यही फर्क है। बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है। और अगर वो सचमुच मर चुका है, अगर किसी ने उसकी हत्या कर दी और उसका दोष मुझ पर मढ़ दिया गया तो फिर हम यह साबित करेंगे कि तुमने ऐसा नहीं किया। हम। रिया ने उसकी आंखों में देखा। एक हफ्ता, याद है? मैंने कहा था कि मैं तुम्हें एक हफ्ते का समय दूंगी। मेरा मतलब सचमुच वही था। पिछले कई दिनों में पहली बार विक्रम को केवल डर नहीं लगा, उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। गुरुवार की दोपहर विक्रम के फोन पर एक ऐसा नंबर चमका जिसे उसने 2 साल से नहीं देखा था। हमें मिलना होगा, उस तरफ से आवाज आई। अब 20 मिनट बाद विक्रम ठाणे के एक रेस्टोरेंट के कोने में बैठा हुआ था और उसके सामने भानु प्रताप था, जो उसके पिता का सबसे पुराना साथी था। भानु प्रताप अब 70 साल का हो चुका था, लेकिन उसका दिमाग आज भी उतना ही तेज और खतरनाक था जितना कि टूटा हुआ कांच। तुम बहुत लापरवाही बरत रहे हो, भानु प्रताप ने अपनी काली कॉफी में चीनी मिलाते हुए कहा। वो वायरल वीडियो, वो गायब हुआ मैनेजर और वो लड़की, तुम ऐसी मुसीबतें बुला रहे हो जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। मैंने सब संभाल लिया था। तुमने उसे वैसे ही संभाला जैसे तुम्हारे पिता संभालते थे, हिंसा और अहंकार से। लेकिन समय बदल चुका है विक्रम। हम अब अंधेरे में काम करते हैं, रोशनी में नहीं। विक्रम का जबड़ा भिंच गया। तुम क्या चाहते हो भानु प्रताप? उस बूढ़े आदमी ने मेज पर एक पीला लिफाफा खिसका दिया। तुम्हारी उस वेट्रेस के बारे में कुछ जानकारी। यह देखकर विक्रम का खून जम गया। उसने लिफाफा खोला। अंदर कुछ दस्तावेज, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, काम के रिकॉर्ड थे और सबसे चौंकाने वाली बात रिया और द डेली टाइम्स के खोजी पत्रकार जयेश शर्मा के बीच हुए ईमेल थे। ईमेल के विषय पूरी कहानी बयां कर रहे थे। किंगपिन, मानव तस्करी की जांच, लीक, नियम, गवाहों की सुरक्षा नीति और सबूत जुटाने की समय सीमा। पढ़ते समय विक्रम के हाथ कांप रहे थे। रिया सिर्फ एक वेट्रेस नहीं थी, बल्कि वो एक जासूस थी जो उसके बार सहित दक्षिण मुंबई के आलीशान पबों के जरिए चल रहे मानव तस्करी के काले धंधे की जांच कर रही थी। तुम्हें यह कब से पता है? कबीर ने पूछा। उसकी आवाज खतरनाक हद तक धीमी थी। सोमवार से द ऑब्जर्वर में हमारे एक संपर्क ने उसका नाम तब उजागर किया जब वह वीडियो वायरल हो गया। ऐसा लगता है कि वह पिछले 3 महीनों से बख्शी के साथ काम कर रही है, कई ठिकानों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है। तुम्हारा ठिकाना उसका आखिरी निशाना था। कबीर को ऐसा लगा जैसे उसके सीने पर किसी ने जोरदार घूंसा मार दिया हो। हर बातचीत, हर नाजुक लम्हा, भरोसे का हर वो कतरा जो उसने दिखाया था, वह सब शायद एक झूठ था। क्या अंगारा में इंसानों की तस्करी हो रही है? विक्रम ने पूछा। तुम जानते हो कि मैं इसकी इजाजत कभी नहीं देता। मैं जानता हूं आप क्या कहते हैं कि आप किस चीज की इजाजत नहीं देते, लेकिन आप हर कोने, हर धंधे, हर लेन देन पर नजर नहीं रख सकते। अगर कोई आपके बार में लड़कियों को बेच रहा है और आपको भनक तक नहीं है, तो यह खुद ऐसा करने से भी बदतर है। कबीर का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। अगर वह सबूत जुटा रही थी तो उसने अपने सारे नोट्स क्यों नष्ट कर दिए? वह शुक्रवार के बाद भी यहाँ क्यों रुकी रही? विक्रम ने कंधे उचका दिए। शायद उसे कुछ नहीं मिला, शायद उसे अपने किए पर पछतावा हुआ, शायद वह कोई बहुत लंबा खेल खेल रही है, या शायद वह थोड़ा आगे झुका। उसे सच में तुम पर भरोसा होने लगा था। यह संभावना किसी भी खतरे से कहीं ज्यादा खतरनाक महसूस हो रही थी। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं भैया? कबीर ने पूछा। उसे आज रात ही नौकरी से निकाल दो, इससे पहले कि यह बात हम सबको बर्बाद कर दे। और अगर मैं ऐसा न करूं तो? विक्रम के चेहरे के भाव सख्त हो गए। तो तुम परिवार से पहले एक अजनबी को चुन रहे हो और ऐसे फैसले के अंजाम भुगतने ही पड़ते हैं। कबीर सुन्न सा होकर अंगारा वापस लौटा। वह फाइल उसके हाथ में किसी सुलगते हुए सबूत की तरह दहक रही थी। शाम की अभी शुरुआत ही थी। डिनर सर्विस शुरू होने से पहले का समय। प्रिया काउंटर के पीछे खड़ी एक नए कर्मचारी को काम सिखा रही थी और रोहन की किसी बात पर हौंस रही थी। वह इतनी सच्ची, इतनी असली लग रही थी। प्रिया, कबीर ने हॉल के दूसरे छोर से आवाज दी। अभी मेरे केबिन में आओ। कबीर की आवाज के लहजे को सुनकर प्रिया की मुस्कुराहट गायब हो गई। वह गलियारे से होती हुई उसके पीछे पीछे आई। जैसे ही कबीर ने दरवाजा जोर से बंद किया, उसकी उलझन चिंता में बदल गई। कबीर, क्या बात है?
उसने फाइल को मेज पर दे मारा। सारे कागजात बिखर गए। लेटरहेड पहचानते ही प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। तुम मुझे यह कब बताने वाली थी? कबीर की आवाज में कड़वाहट थी। अपनी खास खबर छापने से पहले या उसके बाद? कबीर, क्या मैं समझा सकती हूँ? क्या समझाओगी? यही कि तुम पहले दिन से झूठ बोल रही हो कि हमारी हर बातचीत, भरोसे का हर लम्हा तुम्हारी तफ्तीश का हिस्सा था। ऐसा नहीं था तो फिर कैसा था? वह आगे बढ़ा, डराने के लिए नहीं बल्कि जवाब पाने के लिए तड़प रहा था। मुझे सच बताओ प्रिया, सिर्फ एक बार मुझे सच सच बता दो। प्रिया का सब्र टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, मैं जतिन बख्शी के साथ काम कर रही थी। हाँ, मैं अंगारा में इंसानों की तस्करी के सबूत ढूंढने आई थी, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। कबीर, कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम इस तरह का धंधा नहीं चलाते हो। और क्या इस बात से हालात सुधरने वाले हैं? मैंने अपने सारे नोट्स नष्ट कर दिए। वह उस पर चिल्लाई। शुक्रवार के बाद जब मैंने देखा कि तुम असल में कौन हो, मैंने जतिन से कह दिया कि मेरा काम खत्म हो गया। मैं इस खबर से पीछे हट गई। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? क्योंकि मैं अब भी यही हूं। उसकी आवाज भर्रा गई। तुम चाहते तो वह वीडियो देश के हर मीडिया चैनल को बेच सकते थे। मैं इस पूरे मामले को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि नौकरी पर रखे जाने और चोट पहुंचने के बीच के सफर में मैंने इस मामले को एक खबर के तौर पर देखना बंद कर दिया और तुम्हें एक इंसान के रूप में देखना शुरू कर दिया। कबीर उसकी बात पर भरोसा करना चाहता था। हे भगवान, वह कितना चाहता था कि उस पर यकीन कर ले, लेकिन भरोसा जब एक बार टूट जाता है तो उसे जोड़ना आसान नहीं होता। मुझे कैसे पता कि तुम अब भी बख्शी को जानकारी नहीं दे रही हो? प्रिया ने अपना फोन निकाला, अपने मैसेज खोले और उसकी तरफ बढ़ा दिए। इन्हें पढ़ो, शुक्रवार के बाद का हर एक मैसेज। मैंने उससे कह दिया कि मैं यह काम छोड़ रही हूँ। वह मुझे अपना फैसला बदलने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। तारीख और समय देख लो कबीर, सब कुछ जांच लो। कबीर ने फोन हाथ में लिया और मैसेज खंगालने लगा। जतिन बख्शी, प्रिया, तुम इस तरह अचानक नहीं जा सकती। हम कामयाबी के बेहद करीब हैं। प्रिया, मेरा काम खत्म हो चुका है। मेरे नोट्स मिटा दो। जतिन, उन सभी महिलाओं के बारे में सोचो जिनकी हम मदद कर सकते हैं। प्रिया, मैंने एक ऐसी महिला के बारे में सोचा जिसे मदद की जरूरत थी और कोई आगे नहीं आया। तभी एक आदमी आगे आया और उसने मदद की। यही मेरा जवाब है। आखिरी मैसेज कल का था। जतिन, तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो। प्रिया, शायद, लेकिन यह मेरी भूल है। कबीर का गुस्सा थकावट में बदल गया। उसने उसका फोन वापस कर दिया और अपनी कुर्सी पर भारी कदमों से बैठ गया। तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था, उसने धीमी आवाज में कहा। मुझे पता है, मैंने तुम्हारे सामने अपना दिल खोलकर रख दिया था। तुम्हें ऐसी बातें बताईं जो मैंने कभी किसी को नहीं बताईं। मुझे पता है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, और मुझे इस बात का बेहद अफसोस है। सच में बहुत अफसोस है। केबिन में एक सन्नाटा पसर गया, जो दुश्मनी से नहीं बल्कि टूटे हुए भरोसे और अनिश्चित भविष्य के बोझ से दबा हुआ था। विक्रम भैया चाहते हैं कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूं, आखिरकार कबीर ने कहा। उनका कहना है कि तुम हमारे लिए एक खतरा हो। प्रिया तनकर खड़ी हो गई। तो फिर निकाल दो मुझे। मैं नहीं चाहता तो फिर मत निकालो। कबीर ने नजरें उठाईं और उसकी लाल हो चुकी आंखों में देखा। तुम असल में क्यों रुकी रही प्रिया? और मुझे इंसाफ जैसी कोई बड़ी बड़ी बातें मत बताना। मुझे असली वजह जाननी है। प्रिया ने एक कांपती हुई सांस ली, क्योंकि मैंने 3 महीने दरिंदों की छानबीन में गुजारे थे, और जब मैं आखिरकार तुमसे मिली तो मुझे एहसास हुआ कि तुम सिर्फ एक ऐसे इंसान हो जो अपने ही टूटे हुए उसूलों को निभाने की कोशिश कर रहा है। और मैंने सोचा, शायद अगर मैं यहाँ रुक गई तो मैं एक बेहतर इंसान बनने में तुम्हारी मदद कर सकूं। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि इस सब के बाद ऐसा होना मुमकिन है? क्या तुम यकीन करती हो? यह सवाल उन दोनों के बीच हवा में तैरने लगा। एक चुनौती, एक न्योता, एक आखिरी मौका। कबीर उठ खड़ा हुआ और उस खिड़की के पास गया जहां से नीचे का पूरा बार दिखाई देता था। उसने देखा कि उसका स्टाफ रात की भारी भीड़ के लिए तैयारियां कर रहा है। अच्छे लोग जो एक ऐसी दुनिया में रोजी रोटी कमाने की जद्दोजहद कर रहे थे जो उनकी जिंदगी को जरूरत से ज्यादा मुश्किल बना रही थी। अगर मेरे पिता होते तो उन्होंने तुम्हें गायब करवा दिया होता, उसने कहा। न कोई सवाल, न दूसरा मौका, बस हमेशा के लिए गायब। लेकिन तुम अपने पिता जैसे नहीं हो, है ना? नहीं, कबीर ने हामी भरी। मैं वैसा नहीं हूं। वह उसकी तरफ मुड़ा। तुम यहीं रहोगी,
लेकिन अब कोई राज नहीं होगा, कोई छानबीन नहीं होगी। तुम मेरे लिए काम करोगी, किसी अब्बार के लिए नहीं। और अगर वह बख्शी फिर कभी दिखाई दे तो तुम मुझे फौरन बताओगी। प्रिया ने सिर हिलाया। राहत उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। तय रहा। और प्रिया, हाँ, अगर तुमने मुझसे फिर कभी झूठ बोला तो विक्रम भैया को मुझे तुम्हें निकालने के लिए मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चेतावनी का असर साफ था, लेकिन इसके पीछे छुपा संदेश भी साफ था। मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं, इसे ज़ाया मत करना। प्रिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अब कोई झूठ नहीं। कबीर ने उससे हाथ मिलाया। अब कोई झूठ नहीं। जैसे ही वह उसके केबिन से बाहर निकली, कबीर थका हारा वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी उम्मीद थी। वे दोनों मिलकर एक गहरी खाई को पार कर चुके थे। जख्मी थे, डगमगाए हुए थे, पर फिर भी डटे हुए थे। खिड़की के बाहर नियन लाइटों का बोर्ड जगमगा उठा। अंगारा का बोर्ड, जो अब भी सुलग रहा था, अब भी संघर्ष कर रहा था और कल से बेहतर होने की कोशिश में जुटा था। शुक्रवार की सुबह एक बेहद हैरान करने वाली खबर लेकर आई। समीर सेन जिंदा था। सुबह के ठीक 7 बजे जासूस रे का फोन आया। कबीर पहले से ही अंगारा में स्टॉक का हिसाब किताब देख रहा था। तभी उसका फोन थरथराया। हमने उसे ढूंढ लिया है, रे ने कहा। पुणे पुलिस ने उसे कल रात हिरासत में लिया। वह जिंदा है, अधमरा सा है, लेकिन होश में है और बोल रहा है। कबीर की पकड़ वोदका की उस बोतल पर और मजबूत हो गई जिसे वह गिन रहा था। वह क्या कह रहा है? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। वह तुम्हारे खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं करवा रहा है। उसका कहना है कि वह अपनी मर्जी से गया था। पुणे के बस स्टैंड पर कुछ लड़कों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी गाड़ी की चाबियां छीन ली। उसका दावा है कि वह डर के मारे छिपा हुआ था। उसे तब तक पता नहीं चला कि उसकी गाड़ी मिल चुकी है, जब तक हमने उससे संपर्क नहीं किया। क्या तुम्हें उसकी बात पर यकीन है? रे थोड़ी देर के लिए रुका। उसकी कहानी सच लग रही है। सीसीटीवी फुटेज में वह शुक्रवार की रात को सीएसटी स्टेशन पर दिख रहा है और फिर शनिवार की सुबह पुणे स्टेशन पर। इमरजेंसी मेडिकल रिकॉर्ड बताते हैं कि शनिवार की दोपहर को उसकी टूटी हुई पसली और चेहरे की चोट का इलाज किया गया था। या तो वह सच कह रहा है या फिर किसी ने उसे बहुत अच्छे से पट्टी पढ़ाई है। और रही बात उसकी गाड़ी में मिले खून की, तो शुरुआती जांच से पता चला है कि वह समीर के डीएनए से मेल खाता है। हमारी थ्योरी यह है कि जिस किसी ने भी उसे लूटा, उसने उसकी चाबियां ली, गाड़ी वापस मुंबई ले आया और उसे बंदरगाह के पास लावारिस छोड़ दिया, ताकि यह सब एक साजिश लगे। लेकिन क्यों, यह हमें अभी तक नहीं पता। लेकिन कबीर, फिलहाल तुम खतरे से बाहर हो। कबीर ने चैन की सांस ली। शुक्रिया रे, मुझे शुक्रिया मत कहो। अपनी किस्मत का शुक्रिया अदा करो जो अभी भी तुम्हारा साथ दे रही है। और कबीर, मेरे काम में अड़चने डालना बंद करो। कॉल कट गई। कबीर खाली बार में अकेला खड़ा था, बोतलों और पुरानी यादों से घिरा हुआ। उसे एक ऐसी राहत महसूस हुई जो उसने पिछले कई दिनों से महसूस नहीं की थी। सुकून सिर्फ इसलिए नहीं कि पुलिस तफ्तीश खत्म हो चुकी थी, बल्कि इसलिए कि उसका अंदेशा सही निकला था। उसने समीर को नहीं मारा था। यहां तक कि उस पहली रात के बाद उसने उसे कोई गहरी चोट भी नहीं पहुंचाई थी। शायद अब भी खुद को सुधारने की कोई उम्मीद बाकी थी। दोपहर तक यह खबर हर जगह फैल चुकी थी। समीर सेन जिंदा मिला, कोई केस दर्ज नहीं हुआ। कबीर कपूर सारे आरोपों से बरी। मीडिया का रुख रातों रात बदल गया। जिस बार को हिंसा का अड्डा कहा जा रहा था, वह अब अपने कर्मचारियों की रक्षा करने वाले एक सुरक्षित ठिकाने के रूप में देखा जाने लगा। अखबारों के संपादकीय लेखों का नजरिया बदल गया। जब इंसाफ कानून के दायरे से बाहर होता है, तब कबीर कपूर का मामला। प्रिया जब अपनी ड्यूटी के लिए पहुंची तो उसने कबीर को सीढ़ी पर चढ़कर बार के पीछे लगे स्टाफ के पुराने और फीके पड़ चुके नियमों के पन्नों को हटाते हुए देखा। वे ड्रेस कोड और अनुशासन से जुड़े पीले पड़ चुके पुराने नोटिस थे। तुम यह क्या कर रहे हो? उसने पूछा। एक नई शुरुआत, उसने आखिरी नोटिस हटाते हुए सहजता से कहा। जरा मेरी मदद करो, मेरी एक मदद करो। वह उसे अपने केबिन में ले गया, जहां दीवार के सहारे एक नया सफेद बोर्ड रखा हुआ था जो बिल्कुल कोरा था। तुमने कहा था कि मुझे कुछ बेहतर बनाना चाहिए, मुझे सिखाओ कि कैसे। प्रिया ने पहले बोर्ड को देखा, फिर कबीर को। यह कोई परीक्षा नहीं थी, बल्कि एक न्योता था। उसने एक मार्कर पेन उठाया। सबसे ऊपर उसने बड़े अक्षरों में लिखा, अंगारा की आचार संहिता। नीचे उसने सिद्धांतों को लिखना शुरू किया। नंबर 1, स्टाफ और ग्राहकों दोनों के लिए सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। 2,
हिंसा कभी भी पहला रास्ता नहीं होनी चाहिए। 3. अपनी हैसियत की परवाह किए बिना हर इंसान सम्मान का हकदार है। 4. गलतियां सबसे होती हैं, जरूरी यह है कि हम उन्हें कैसे संभालते हैं। 5. यह बार हमेशा अपने लोगों की रक्षा करेगा। विक्रम ने धीरे धीरे सिर हिलाते हुए एक एक लाइन को पढ़ा। जब उसने पढ़ना खत्म किया तो उसने मार्कर उठाया और एक और बात जोड़ दी। 6. नेतृत्व का मतलब है जिम्मेदारी, और इसकी शुरुआत सबसे ऊपर बैठे इंसान से होती है। प्रिया मुस्कुराई, एक सच्ची और बेबाक मुस्कान। क्या आप इस आखिरी बात को लेकर वाकई पक्के हैं? नहीं, लेकिन तुम इसे सुलझाने में मेरी मदद करोगी। अगले 1 घंटे तक उन्होंने साथ मिलकर काम किया, नियमों को और बेहतर बनाया, उन्हें लागू करने के तरीकों पर बात की और इस बात की योजना बनाई कि इन बदलावों के बारे में स्टाफ को कैसे बताया जाए। अब वे मालिक और कर्मचारी जैसे नहीं लग रहे थे, बल्कि उन साझेदारों की तरह लग रहे थे जो मिलकर कुछ ऐसा बना रहे हों जिसे अकेले बना पाना किसी के बस की बात नहीं थी। हमें बस कुछ लोगों को नौकरी से निकालने की जरूरत है, प्रिया ने बहुत संभल कर कहा। इन शिकायतों को पढ़कर साफ है कि स्टाफ के कुछ लोग सालों से मुसीबत बने हुए हैं। अगर हम वाकई बदलाव लाना चाहते हैं तो हम उन्हें काम पर नहीं रख सकते। विक्रम ने हामी में सिर हिलाया। तुम एक लिस्ट बनाओ, मैं खुद उनसे बात करूंगा। और नई भर्तियों का क्या? हमें लोगों का भरोसा फिर से जीतना होगा। ऐसे लोगों को लाना होगा जो उस बात पर विश्वास करें जो हम यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। नए लोगों को नौकरी पर रखने का पूरा हक तुम्हारा है। तुम जिसे भी लाओगी मैं उसे मंजूरी दे दूंगा। प्रिया ने मारकर नीचे रखा और उसे गौर से देखने लगी। आप सचमुच ऐसा कर रहे हैं? सब कुछ सच में बदल रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं बस यही वादा कर सकता हूं। तभी दरवाजे पर हुई एक दस्तक ने उन्हें टोक दिया। राघव ने घबराए हुए चेहरे के साथ अंदर सिर डाला। सर, कोई आप दोनों से मिलने आया है। विक्रम और प्रिया ने एक दूसरे को देखा और राघव के पीछे पीछे मुख्य हॉल की तरफ चल दिए। बार काउंटर के पास लगभग 30 साल का एक आदमी खड़ा था। गठीला बदन, कंधे पर एक महंगा कैमरे का बैग लटका हुआ। वह पूरी तरह से किसी खोजी पत्रकार जैसा दिख रहा था। मिस्टर मल्होत्रा, कबीर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। कबीर मेहरा, मुंबई ऑब्जर्वर से। मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। विक्रम ने उससे हाथ नहीं मिलाया। मैं जानता हूँ तुम कौन हो और तुम्हारा यहाँ कोई स्वागत नहीं है। कबीर के चेहरे के हाव भाव पूरी तरह पेशेवर बने रहे। मैं यहाँ कोई हंगामा करने नहीं आया हूँ, मैं तो आपके पास एक मौका लेकर आया हूँ। मुझे तुम्हारी किसी एक्सक्लूसिव खबर में कोई दिलचस्पी नहीं है। कोई एक्सक्लूसिव खबर नहीं है। कबीर ने प्रिया की तरफ देखा। मेरे सूत्र ने इस मामले से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, लेकिन मैं इस पूरे हफ्ते से इस कहानी पर नजर रख रहा हूँ। वह वायरल वीडियो, गायब हुआ मैनेजर और फिर उसका समाधान, यह सब काफी दिलचस्प है और मुझे लगता है कि इसके पीछे जिम्मेदारी और बदलाव की एक बहुत बड़ी कहानी छिपी है। तुम मेरे बारे में लिखना चाहते हो? मैं सिर्फ सच लिखना चाहता हूँ। अगर आपका सहयोग मिले तो यह जुर्म के बजाय एक बदलाव की कहानी बन सकती है, लेकिन अगर आप मदद नहीं करेंगे तो सरकारी रिकॉर्ड और अंदाजों के भरोसे जो भी हाथ लगेगा मैं वही लिखूंगा। विक्रम के चेहरे पर तनाव साफ दिखने लगा। यह मुझे एक धमकी जैसी लग रही है। यह हकीकत है, कहानी तो बाहर आएगी ही। आप इसमें शामिल हों या न हो, मैं बस आपको इस कहानी को सही दिशा देने का एक मौका दे रहा हूं। प्रिया एक कदम आगे बढ़ी। कबीर, हमारा एक समझौता हुआ था। मैंने तुमसे कहा था कि यह सब खत्म हो चुका है और मैं उसका सम्मान करता हूं। प्रिया, लेकिन अब यह बात सिर्फ तुम तक सीमित नहीं रही। सवाल यह है कि क्या अंगार लोगों के लिए एक सबक बनकर रह जाएगा या फिर सुधार की एक बेहतरीन मिसाल बनेगा। विक्रम ने इस पर विचार किया। उसने अपनी पूरी जिंदगी अंधेरे के साए में काम करते हुए बिताई थी, जहां उसने हमेशा दूसरों की नजरों से बचकर डर और अपनी साख के दम पर अपनी छवि को काबू में रखा था। और अब एक पत्रकार उसके सामने पारदर्शिता का प्रस्ताव रख रहा था, जो कि उसके लिए सबसे खतरनाक कदम साबित हो सकता था। यह कहानी कैसी होगी? विक्रम ने सावधानी से पूछा। आपके स्टाफ और ग्राहकों के इंटरव्यू, जो बदलाव आप लागू कर रहे हैं उनके दस्तावेज, और जो कुछ भी हुआ, कहाँ गलती हुई और आप उसे कैसे सुधार रहे हैं, इस पर पूरी पारदर्शिता। यह कोई तारीफों से भरा लेख नहीं होगा, बल्कि एक निष्पक्ष रिपोर्ट होगी। और अगर आप मना कर दें तो फिर मैं उसी जानकारी पर लिखूंगा जिसकी मैं पुष्टि कर सकूं, जिसमें सवाल बहुत सारे होंगे और जवाब बहुत कम।
फैसला आपका है। विक्रम ने प्रिया की तरफ देखा। उसने बहुत ही धीमे से अपना सिर हिलाया, मंजूरी देने के लिए नहीं बल्कि हिम्मत बढ़ाने के लिए। एक शर्त है, विक्रम ने कहा, तुम मेरे पढ़े बिना कुछ भी नहीं छापोगे। मैं तुम्हारी संपादन की आजादी को अपने हाथ में नहीं ले रहा हूं, लेकिन छपने से पहले मुझे यह देखना होगा कि तुम क्या लिख रहे हो। कबीर ने ना में सिर हिला दिया। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, यह मेरी पत्रकारिता के उसूलों के खिलाफ है। तो फिर हमारी बात यहीं खत्म होती है। लेकिन कबीर ने अपनी बात जारी रखी। मैं तथ्यों की जांच के लिए मीटिंग्स करने को तैयार हूं, जहां आप छपने से पहले किसी भी गलत तथ्य को ठीक कर सकते हैं, और खबर छपने से 48 घंटे पहले मैं आपको इसकी जानकारी दे दूंगा। विक्रम ने पत्रकार को गौर से देखा। वह किसी चालबाजी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कबीर के चेहरे पर संजीदगी थी। एक ऐसे इंसान की संजीदगी जो वाकई सच की ताकत पर भरोसा रखता था। ठीक है, विक्रम ने आखिरकार कहा, लेकिन इससे हम दोस्त नहीं बन जाते। मैं यहाँ आपका दोस्त बनने नहीं आया हूँ मिस्टर मल्होत्रा, मैं यहाँ आपकी कहानी बताने आया हूँ। दोनों ने आपस में हाथ मिलाया। अलग अलग दुनिया के दो इंसानों के बीच एक अजीब सा समझौता, जो इस असहज करने वाले विश्वास से बंधे थे कि शायद सच वाकई मायने रखता है। जैसे ही कबीर वहां से निकला, प्रिया विक्रम के पास आकर खड़ी हो गई। क्या आप इस बारे में पक्के हैं? नहीं, लेकिन छुपकर रहना भी काम नहीं आया। शायद अब कुछ अलग करने की कोशिश करने का समय आ गया है। बाहर शहर अपनी रोजमर्रा की अफरातफरी और शोर शराबे में डूबा हुआ था। अंगार के भीतर कुछ नया आकार ले रहा था, कमजोर, अनिश्चित, लेकिन बिना किसी शक के बेहद सच्चा। पुरानी व्यवस्था दम तोड़ रही थी और नए दौर की बस शुरुआत हो रही थी। 3 महीने बाद अंगार बाहर से बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था। वही नियन लाइट का बोर्ड, वही पुरानी घिसी हुई ईंटें, दक्षिण मुंबई के कोने में वही पुरानी जगह, लेकिन अंदर का सब कुछ पूरी तरह बदल चुका था। शुक्रवार की रात उमड़ी भीड़ के बीच प्रिया एक शांत आत्मविश्वास के साथ घूम रही थी। अब वह कोई घबराई हुई नई कर्मचारी नहीं थी, बल्कि बार की मुख्य ऑपरेशंस मैनेजर बन चुकी थी। उसके घाव और चोट के निशान कब के मिट चुके थे और उनकी जगह उस गरिमा ने ले ली थी जो किसी बड़ी मुसीबत से बच निकलने और फिर भी डटकर वहीं खड़े रहने के फैसले से आती है। वह मेजों का मुआयना कर रही थी, बिलिंग की किसी गड़बड़ी को सुलझा रही थी और यहाँ अक्सर आने वाले ग्राहकों का नाम लेकर उनका स्वागत कर रही थी। स्टाफ के आधे लोग नए थे जिन्हें उसने खुद काम पर रखा था। वे सब इतनी बेहतरीन तालमेल के साथ काम कर रहे थे जो डर की मजबूरी से नहीं बल्कि सही ट्रेनिंग और आपसी सम्मान से पैदा होती है। मेज नंबर 12 पर एक युवा वेट्रेस के हाथ से गलती से ट्रे छूट गई। ग्लास टूटकर बिखर गए। पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया, किसी हिंसा की आशंका में नहीं बल्कि अपनों के प्रति सच्ची चिंता में। प्रिया चंद सेकंड में वहां पहुंच गई। क्या तुम ठीक हो? 19 साल की वेट्रेस ईशा, जिसकी यह पहली नौकरी थी, ने शर्मिंदा होकर सिर हिलाया। मुझे बहुत अफसोस है मैम, तुम्हें इसके पैसे भरने की जरूरत नहीं है, बस इसे साफ कर लो और अपना काम जारी रखो, प्रिया ने प्यार से कहा। हादसे तो होते ही रहते हैं, इसीलिए तो हमारे पास इंश्योरेंस है। ईशा के चेहरे पर छाए राहत के भाव साफ महसूस किए जा सकते थे। आस पास बैठे ग्राहकों ने दोबारा बातचीत शुरू कर दी और बिना किसी बेइज्जती या सज्जा के वह मुश्किल टल गई। राघव झाड़ू और कचरा उठाने वाला डिब्बा लेकर आया और ईशा की मदद करने लगा। क्या आपको अपना पहला हफ्ता याद है? उसने प्रिया से दबी आवाज में पूछा। हर एक दिन, उसने जवाब दिया। कोने में अपनी तय जगह पर बैठे विक्रम गर्व जैसी किसी भावना के साथ इस नज़ारे को देख रहे थे। इन 3 महीनों में उनकी उम्र कुछ ज्यादा लगने लगी थी, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि उस तरह से जैसे कोई इंसान तब बड़ा हो जाता है जब वह खुद से भागना बंद कर देता है। उनकी दाढ़ी में सफेद बाल बढ़ गए थे और चेहरे के भावों में अब कोई पर्दा नहीं बचा था। कबीर मेहरा उनके सामने बैठा था। दोनों के बीच एक डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर रखा हुआ था और वह इस लेख के लिए अपना आखिरी इंटरव्यू ले रहा था। तो जब आपने प्रिया को उस फर्श पर गिरे हुए देखा था, कबीर ने पूछा, तो आपके दिमाग में सबसे पहला विचार क्या आया था? विक्रम ने बहुत सोच समझकर इस सवाल पर विचार किया। अब वह बोलने से पहले सोचना सीख चुके थे और अपनी बातों के असर को तोलने लगे थे। मेरा पहला विचार गुस्सा था, एकदम शुद्ध और बेकाबू गुस्सा, लेकिन उस गुस्से के पीछे एक पहचान छिपी थी। अपनी माँ का चेहरा देखना और बचपन की उसी बेबसी को दोबारा महसूस करना। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार मेरे पास कुछ करने की ताकत थी और आपने जो किया वह हिंसा के साथ किया। हाँ,
क्या आपको इसका पछतावा है? विक्रम की नजरें प्रिया पर टिक गईं, जो इस वक्त रसोईघर के स्टाफ के साथ हौंस हौंस कर बातें कर रही थी। मुझे अफसोस है कि ऐसा करना पड़ा। मुझे इस बात का पछतावा है कि मैंने यहाँ ऐसा माहौल बनने दिया जहाँ सुमित सेन जैसे आदमी को ऐसा बर्ताव करने का हक महसूस हुआ। लेकिन क्या मुझे उसे बचाने का पछतावा है? बिल्कुल नहीं। कबीर ने कुछ नोट्स लिखे। आपने तब से काफी बड़े बदलाव किए हैं, नया स्टाफ, नई नीतियां, यहाँ तक कि कार्यस्थल सुरक्षा के लिए काम करने वाली एक गैर सरकारी संस्था के साथ साझेदारी भी की है। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे समझ आ गया कि हिंसा कोई ताकत नहीं है, बल्कि यह तो बेहतर विकल्पों की कमी का नतीजा है। मेरे पिता डर के दम पर राज करते थे क्योंकि वे सिर्फ यही जानते थे। लेकिन डर कभी वफादारी नहीं जगाता, वह तो बस लोगों को झुकना सिखाता है। और जब आप सामने न हो तो यह मजबूरी का झुकाव पल भर में बिखर जाता है। तो फिर वफादारी किस चीज से बनती है? विक्रम ने पूरे बार की तरफ इशारा किया। इससे लोगों से इज्जत से पेश आने से, सही वेतन देने से और ऐसा माहौल बनाने से जहां कोई अपनी नौकरी के डर के बिना हाथ से ट्रे गिरा सके। यह कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसके लिए अपने नियंत्रण को छोड़ना पड़ता है और यही सबसे कठिन हिस्सा है। कबीर आगे की तरफ झुका। कुछ लोगों का कहना है कि आप सिर्फ अपनी ब्रांडिंग बदल रहे हैं और इन नई नीतियों के पीछे आप आज भी वही इंसान हैं जिसने सुमित सेन को गायब कर दिया था। सुमित सेन जिंदा है और पुणे में काम कर रहा है, विक्रम ने बीच में टोकते हुए शांति से कहा। उसने इस बारे में कई बयान दिए हैं। उसके साथ जो भी हुआ वह मेरा काम नहीं था, लेकिन धमकी सच थी। आपने हमारे पहले इंटरव्यू में खुद माना था कि आपने उसे धमकी दी थी। आपने उससे कहा था कि वह शहर छोड़ दे, वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहे। मैंने ऐसा किया था और मैं इससे मुकरूंगा नहीं। मैं कोई संत नहीं हूं कबीर। मैंने ऐसे काम किए हैं जिन पर मुझे गर्व नहीं है, लेकिन मैं पहले से बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूं। कोई भी इंसान सिर्फ यही तो कर सकता है। कबीर ने उन्हें गौर से देखा, फिर अपना रिकॉर्डर बंद कर दिया। ऑफ द रिकॉर्ड, कबीर ने कहा। विक्रम ने हामी में सिर हिलाया। कबीर ने आगे कहा, मैंने कई ताकतवर लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, नेताओं के, बड़ी कंपनियों के मालिकों के और यहाँ तक कि जुर्म की दुनिया के सरगनाओं के भी। उनमें से ज्यादातर ने मुझे रटे रटाए जवाब दिए और झूठा बड़प्पन दिखाया। आप पहले ऐसे इंसान हैं जो अपनी ही ईमानदारी से असहज महसूस कर रहे हैं। क्या यह कोई तारीफ है? यह बस मेरा एक नजरिया है। यह लेख सोमवार को छपेगा। मुझे लगता है कि आप इससे संतुष्ट होंगे, या कम से कम निराश तो बिल्कुल नहीं होंगे। दोनों ने हाथ मिलाया, एक ऐसा भाव जो 3 महीने के इंटरव्यू, तथ्यों की पड़ताल और आपसी सम्मान के लंबे सफर के बाद अब पूरी तरह से सच्चा हो चुका था। जब जतिन अपना सामान समेट रहा था, लीला केबिन के पास आई। क्या वह तुम्हारे साथ तमीज से पेश आया? विक्रम ने जवाब दिया, वह कभी किसी के साथ तमीज से बात नहीं करता, इसीलिए मुझे उस पर भरोसा है। लीला उस सीट पर बैठ गई जो जतिन ने अभी खाली की थी। शुक्रवार की रात की भीड़ अब कम हो रही थी। अब बस रोज आने वाले कुछ गिने जुने ग्राहक और देर रात घूमने वाले लोग ही बचे थे। रिया ने आज रात अच्छा काम किया, विक्रम ने ध्यान देते हुए कहा। वह बहुत जल्दी सीखती है। मुझे वह किसी ऐसे इंसान की याद दिलाती है जो बहुत लापरवाह था और जिसके साथ हमेशा कोई न कोई हादसा होता रहता था। लीला हंस पड़ी। उसकी हंसी की आवाज आज भी विक्रम को हैरान कर देती थी। अब वह कितनी आसानी से खुश हो जाती थी। वे दोनों, जो बेहद दृढ़ और जुझारू थे, एक सुकून भरे सन्नाटे में बैठ गए और अपने बार को धड़कते हुए देखने लगे, एक ऐसी जिंदगी के साथ जिसे उन्होंने खुद कमाया था, जिससे अब उन्हें कोई डर नहीं था। मैं कुछ सोच रही थी, लीला ने संभल कर कहा, अपने काम को और बढ़ाने के बारे में। यहाँ से 3 ब्लॉक दूर एक सामुदायिक केंद्र है जिसे पैसों की जरूरत है। मैंने सोचा कि शायद हमारा मशाल वहाँ कुछ कार्यक्रमों को स्पॉन्सर कर सकता है, जैसे युवाओं के लिए सेवाएं, नौकरी की ट्रेनिंग और शायद छोटे ढाबे या रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए एक शुरुआती मदद। विक्रम ने हैरानी से अपनी भौहें चढ़ा लीं। तुम मुझे समाज सेवक बनाना चाहती हो, मैं तुम्हें बस एक अच्छा पड़ोसी बनाना चाहती हूँ। दोनों में फर्क है। इसमें काफी पैसा लगेगा, हम पहले से कहीं ज्यादा कमा रहे हैं और जतिन के लिखे लेख से जो अच्छी पब्लिसिटी मिली है उससे फायदा ही होगा। इसके अलावा वह मुस्कुराई। जरा सोचो, अगर तुम्हारे पिता तुम्हें आज देख पाते तो उनके चेहरे का क्या हाल होता। स्कूल के बाद बच्चों के कार्यक्रमों के लिए राठौड़ परिवार की तरफ से मदद। विक्रम अपने ही ख्यालों में धीरे से हंसा। उसकी आवाज भारी थी, लेकिन उसमें कोई दिखावा नहीं था।
उन्हें लगता कि या तो मेरा दिमाग खराब हो गया है या फिर मुझे मेरा ज़मीर मिल गया है। इस बात की गंभीरता उन दोनों के बीच महसूस होने लगी। विक्रम ने अपने उन हाथों को देखा जिन पर टैटू बने थे और जख्मों के निशान थे। ये हाथ जितनी भयानक चीजें करने की ताकत रखते थे, उतनी ही कोमलता से किसी की मदद भी कर सकते थे। जानती हो मुझे क्या समझ आया? उसने बेहद धीमी आवाज में कहा। मेरे पिता ने मुझे सिखाया था कि इज्जत ताकत के दम पर छीनी जाती है, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि इज्जत लगातार सही रास्ते पर चलने से कमाई जाती है। अपनी जिम्मेदारी निभाना, तब भी सही काम करना जब कोई तुम्हें न देख रहा हो, यह मेरी लड़ी हुई किसी भी लड़ाई से कहीं ज्यादा मुश्किल है। लीला ने मेज के पार अपना हाथ बढ़ाया और उसके हाथ पर रख दिया। यह कोई रोमांटिक इशारा नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा था। सच्ची साझेदारी, आपसी समझ और एक दूसरे के अतीत की साझा पहचान। तुम सही राह पर चल रहे हो विक्रम, यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। तभी मुख्य दरवाजा खुला और नवंबर की ठंडी हवा के झोंके के साथ एक युवा जोड़ा अंदर आया, जो सुकून से ड्रिंक पीने के लिए किसी गर्म और शांत जगह की तलाश में था। रिया ने मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत किया और उन्हें खिड़की के पास वाली एक टेबल पर बैठा दिया। विक्रम ने इस सीधे और सरल व्यवहार को देखा। कोई धौंस नहीं, कोई रसूख दिखाने की कोशिश नहीं, बस एक आम इंसान की मेहमान नवाजी। उसने कुछ ऐसा महसूस किया जो सालों से नहीं किया था। एक गहरी शांति जो सिर्फ संघर्षों की गैर मौजूदगी नहीं थी, बल्कि जिंदगी में एक मकसद का एहसास थी। वह अपनी जगह से उठा और लीला का हाथ थामकर उसे भी उठने में मदद की। दोनों ने बंद करने से पहले आखिरी बार पूरे लाउंज का चक्कर लगाया, स्टाफ से बातचीत की, यह पक्का किया कि सब सुरक्षित घर पहुंच सकें। वे ठीक वैसे ही उनके साथ खड़े रहे जैसे असली लीडर्स को होना चाहिए, पर जो अक्सर नहीं होते। जब आखिरी ग्राहक भी चला गया और तरुण ने मुख्य दरवाजे पर ताला लगा दिया, लीला प्रवेश द्वार के पास रखे उस ब्लैकबोर्ड की तरफ बढ़ी जिस पर महीनों पहले विक्रम ने लिखा था, यहाँ इज्जत परोसी जाती है। उसने चाक उठाई और उसके ठीक नीचे लिख दिया, और इसे हर दिन कमाया जाता है। विक्रम ने उसे पढ़ा, अपनी सहमति में एक बार सिर हिलाया और मुख्य लाइटें बंद कर दी। पूरा बार एक हल्के अंधेरे में डूब गया, जो केवल काउंटर के नीचे जलने वाली नीली रोशनी और खिड़कियों के पार सड़क के लैंप पोस्ट की पीली रोशनी से जगमगा रहा था। कल उसी समय पर? लीला ने अपना कोट पहनते हुए पूछा। हाँ, कल उसी समय पर, विक्रम ने हामी भरी। वह बाहर जाने लगी और दरवाजे पर रुककर पीछे मुड़ी। विक्रम, शुक्रिया उस रात के लिए और तब से लेकर अब तक की हर रात के लिए। मेरा साथ निभाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वह मुस्कुराई और नवंबर की उस ठंडी रात के अंधेरे में ओझल हो गई। विक्रम अपने बार में अकेला खड़ा रहा, जहां एक तरफ उसके पिता की हिंसक विरासत थी, तो दूसरी तरफ उसका अपना भविष्य था, जो भले ही हिंसा की बुनियाद पर खड़ा हुआ था, लेकिन अब एक बेहतर कल की ओर बढ़ रहा था। उसके हाथों पर बने टैटू रोशनी में चमक उठे, साधु और पापी जो हमेशा के लिए उसकी त्वचा पर उकेरे गए थे, जिन्हें बदला नहीं जा सकता था, लेकिन उन्हें धारण करने वाला इंसान अब भी खुद को बदल सकता था। उसने बाहर से ताला लगाया, कनॉट प्लेस की ठंडी हवा में कदम रखा और नियन लाइट के चमकते बोर्ड के पास से गुजरा। उसके पीछे मशाल की दीवारें ईमानदारी की मेहनत और बड़ी मुश्किल से हासिल किए गए बदलाव की गर्माहट से सुलग रही थीं। इंसाफ हमेशा पुलिस की वर्दी में नहीं आता। कभी कभी यह शरीर पर सजी स्याही के रूप में होता है, तो कभी कभी यह उस घायल इंसान जैसा दिखता है जो एक बेरहम दुनिया में दूसरों के प्रति दयालु होना सीख रहा है, जिसने उसे कभी प्यार करना नहीं सिखाया था। इस कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अगली कहानी आपको और भी ज्यादा पसंद आएगी। वह अप्रत्याशित मोड़ों और भावनात्मक पलों से भरी हुई है। अपनी यात्रा जारी रखने के लिए अपनी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर पर क्लिक करें और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस कहानी को 1 से 10 के पैमाने पर रेटिंग दें। मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि